ठंडा लग गया क्या? ठंडा क्या यार, जुकाम सा हो गया एक्चुअली। था तो 2 दिन पहले से ही, मतलब हल्का हल्का सा स्टार्ट हुआ। हुआ क्या ना, कल थोड़ा जोश में आके रनिंग ज़्यादा कर ली सुबह सुबह। और सुबह का टाइम ठंडक का होता है, और दौड़ते समय पसीना आ गया, वो तो और लाजमी है। तो उसकी वजह से कल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। और इसीलिए मैंने बोला था आप लोगों से ध्यान रखिए। और पता है मतलब निट्टो वाला मैं क्लास ले रहा था संडे के दिन, तो तभी से हल्का हल्का स्टार्ट हुआ था। तो मैं क्लास में मैंने बोला ही था कि बेटा ध्यान रखना अपना, इसमें ऐसे में आजकल काफ़ी ऐसा ऐसा चल रहा है। और तभी से ही मुझे पता नहीं हल्का सा कब सा स्टार्ट हो गया था। हाँ, वॉइस प्रॉपर है, ओके। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया लेक्चर रहने वाला है। इसमें हम डिफरेंट सीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, विंटर, समर, मानसून। आपने देखा होगा थंबनेल पे मानसून लिखा था, बिकॉज प्राइमरली हमें मानसून के बारे में पढ़ना होता है, उसी से ज़्यादातर हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, वैसे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्लस अगर आपको याद हो, क्वेपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो मैंने पिछले बैच में वर्ल्ड ज्योग्राफी में करवाया था, वो यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ। क्योंकि अब है क्या कि वहाँ पे मुझे इंडिया का भी क्वेपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का मार्किंग करवाना पड़ता है, फिर आपसे आपसे करवाना पड़ता है। तो तब तक हम नहीं कर पाएंगे जब तक कोई अपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा होगा। और वो हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें इंडिया के क्लाइमेट के बारे में नहीं पता होगा कि इंडिया में कहाँ पे मानसून ज़्यादा आता है, कहाँ पे कम आता है। तब तक आप उसका कोई अपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस इसलिए हमें क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ना ज़रूरी है, देन हम कोई अपन कर पाएंगे। ठीक है, और दोनों के क्वेश्चंस भी करेंगे हम लास्ट में। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से मैं फिर से रिपीट कर दूँ, रिपीट नहीं करने वाला हूँ मैं। ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है वंस मोर लिखने की। ये कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट नहीं चल रहा जो आप वंस मोर करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई कहीं कहीं कुछ एकदम माइन्यूट सा प्रॉब्लम आएगा वो मैं क्लियर करूँगा, लेकिन एकदम अपना फोकस बना के रखिएगा। ठीक है, इतना भी कोई टफ टॉपिक नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन होता क्या है ना, हम बीच बीच में कभी ख्यालों में खो जाते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं, सपनों में, है ना, सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। तो वो दुनिया में आपको नहीं जाना है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, पूरे टाइम जैसे ही ध्यान जाए तो ब्रीदिंग पे फोकस रखें। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। तो ये वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। एंड आई होप जितने लोगों ने बुक ऑर्डर करी होगी रिसीव होना स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि कल से कुछ स्टूडेंट ने भेजा था कि सर रिसीव होना हमें स्टार्ट हो चुकी है बुक्स। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी। बाकी उसमें जहाँ भी कहीं भी आपको नीड लगेगा तो आप वहाँ पे मार्किंग करते रहिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, अपने हिसाब से उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, चलिए। तो क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो वेदर होता है रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time, more than 30 years। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आज कानपुर में बारिश हो गई मेरे। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल दूंगा कानपुर का जो क्लाइमेट है वो रेनी क्लाइमेट है। ये मैं नहीं बोलूँगा। वहाँ मैं बोलूँगा कि भाई कानपुर का जो क्लाइमेट है वो मैं ऐसे नहीं बोल दूंगा। वो मैं लगभग 30 साल का डेटा तो एटलीस्ट लूँगा ही कम से कम। ठीक है, अब ये 30 साल का याद रखना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दैट इज़ कि आई थिंक 9th या 10th की एन में इस तरह से कुछ 30 लिखा हुआ है। और जो आप 11th या फिर 12th क्लास के एन में जाएंगे तो वहाँ पे 50 ईयर्स लिखा हुआ है। तो यू हैव टू गो विथ 30 ईयर्स, बिकॉज एसएससी ने 30 ईयर्स माना है, तो इसलिए। तो जब मैं बहुत सालों का डेटा कैलकुलेट करूँगा और उसके बेसिस पे निर्धारण करूँगा कि यहाँ पे किस तरह का मौसम रहता है, तो वो कहलाएगा क्लाइमेट। तो अगर कानपुर में आज बारिश हो गई तो दैट डजेंट मीन कि कानपुर का क्लाइमेट रेनी है। वेदर रेनी है आज का, कानपुर का आज का वेदर रेनी है, या फिर हो सकता है पिछले वीक का वेदर इस तरह का रहा हो। लेकिन जब मैं क्लाइमेट बात करता हूँ तो मैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे इन जनरल यहाँ पे क्या सिनारियो रहता है कानपुर, या फिर इन जनरल कहीं पे भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूँ, आज मान लेते हैं कि जो हमारा डेजर्ट है राजस्थान का, या फिर मान लेते हैं लद्दाख का लेह है, वहाँ पे हल्का सा बूंदाबांदी हो गई, तो दैट डजेंट मीन कि वहाँ का क्लाइमेट रेनी हो जाएगा। क्लाइमेट वहाँ का ड्राई ही रहेगा। ठीक है, इन जनरल, समझ गए। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो भारत में क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो ये याद रखिएगा, नंबर 6। याद कैसे रहेगा, जितने फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं इंडिया के, जितने भौगोलिक क्षेत्रों में भारत बटा हुआ है, उतने ही फैक्टर्स इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ना सिर्फ इंडिया, इन जनरल किसी भी जगह का क्लाइमेट इन 6 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। पहला फैक्टर है लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश।
अब आपको मैं मतलब ये एडवाइस देता हूँ, आप वीडियो को पहले पॉज करो, ठीक है, और सोचो लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करता होगा, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं हम लोग। लैटिट्यूड पढ़ चुके हैं, प्रेशर और विंड सिस्टम पढ़ चुके हैं, ओशन करंट पढ़ चुके हैं, रिलीफ फीचर किस तरह से अफेक्ट करता है वो सब पढ़ चुके हैं। तो इन सब को मर्ज करिए और सोचिए लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करता होगा। वीडियो को पॉज करके आई थिंक आपने सोच लिया होगा कैसे अफेक्ट करता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है। अब यहाँ की उसकी अर्थ के एकदम सेंटर से क्या जा रहा है, अर्थ के सेंटर से एकदम पास हो रही इक्वेटर ने कि भूमध्य रेखा, और ऊपर और नीचे ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ठीक है। अब ये बात हमें पता है कि जो ये जो ट्रॉपिक्स हैं इसको हम टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ चाहे साउथ पोल की तरफ, तो ठंडक बढ़ती जाएगी। सिंपल है कि नहीं। तो लैटिट्यूड भी अफेक्ट करता है। अब लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करता है इंडिया के क्लाइमेट को, पर से एकदम स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया आधा इंडिया है, क्योंकि यहाँ से बीचों बीच से क्या पास हो रही है, ज़रा बताइए क्या है ये क्या है। तो ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और अभी मैंने आपको बताया और पहले से भी आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला पार्ट टेम्परेट शुरू हो जाता है और नीचे वाला ट्रॉपिकल रहता है। तो लैटिट्यूड इस तरह से इंडिया के क्लाइमेट का निर्धारण कर रहा है कि नीचे वाला पार्ट जो है इंडिया का वो ट्रॉपिकल होगा, और ऊपर वाला क्या टेम्परेट बोल देंगे। आप बोल सकते हैं वार्म टेम्परेट, ठीक है, आप बोल सकते हैं वार्म टेम्परेट और टेम्परेट और वार्म टेम्परेट इस समय समझा चुका हूँ, तो ये मत एक्सपेक्ट करना सर ये टेम्परेट और वार्म टेम्परेट में क्या अंतर होता है, ठीक है। तभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले पढ़ाए थे ताकि बार बार वो बताना ना पड़े। वार्म टेम्परेट या फिर सब ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो नीचे ट्रॉपिकल क्लाइमेट और ऊपर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं। तो इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही, तो इसलिए इंडिया को दोनों एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई। तो ऑल्टीट्यूड कैसे अफेक्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्या है, आपके हिमालयाज़ हैं, यहाँ पे हिमालयाज़ हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो मैं सेम लैटिट्यूड ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेम लैटिट्यूड ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये लैटिट्यूड है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। तो हमारे जो हिमालयाज़ का ओरिएंटेशन कुछ किस तरह से है, तो हिमालयाज़ का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है कि नहीं, इस तरह से है। तो अगर मैं लैटिट्यूड यहाँ पे एक अक्षांश खींचूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, सेम लैटिट्यूड है तो सेम गर्मी पड़नी चाहिए कायदे से, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होगा नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए उस सेम लैटिट्यूड के लिए नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं कोई जगह ले लूँ, जैसे असम की मैं कोई एक जगह ले लूँ, ठीक है, या फिर अरुणाचल की कोई जगह ले लूँ, और उसी सेम लैटिट्यूड पे मान लेते हैं कोई राजस्थान की कोई जगह सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो उन दोनों के लिए जो राजस्थान की जगह वो बहुत गर्म होगी, लेकिन वहाँ पर अगर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो वो बहुत ठंडी होगी। कारण क्योंकि यहाँ का ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, और हाइट के साथ साथ जब हम ऑल्टीट्यूड ऊपर जाते रहते हैं तो टेम्परेचर घटता है। क्यों घटता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर जो होता है हमारा वायुमंडल वो पतला होता जाता है, वो थिन होता जाता है, दैट इज़ वाई, ठीक है। सर गया वर्ल्ड वाला कोई, अच्छा सर बुक स्टॉक में कब आएगी, सैटरडे को आ जाएगी, ठीक है, सैटरडे को आ जाएगी फॉर श्योर। रिलीफ फीचर क्या होते हैं, राहत विशेषता हिंदी में बोलते हैं। रिलीफ फीचर में बता चुका हूँ कि जो हमारे माउंटेन प्लेट्यूज ये सब होते हैं वो रिलीफ फीचर। अभी ये मैं आपको अच्छे से, आपको पता है, ये हिंट देता हूँ मैं आपको, लीवर्ड साइड विंडवर्ड साइड ओरोग्राफिक रेनफॉल, समझ में आया, याद आ गया, रिकॉल हो गया, नहीं आया तो भी होगा मानसून पे। ओशन करंट डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओशन करंट किस तरह से क्या करते हैं, यहाँ के गर्म पानी को पोल्स की तरफ ले जाते हैं और पोल्स से जो ठंडा पानी वो यहाँ पे आता है, तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। जो कोस्ट होते हैं, खासकर जो तट होते हैं, जैसे ब्रिटेन का जो वेस्ट कोस्ट है उतना ठंडा नहीं होता जितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से गर्म करंट उसके वेस्टर्न कोस्ट में चला जाता है। प्रेशर और विंड सिस्टम भी समझ चुके हैं कि किस तरह से हमने देखा था, यहाँ पे वार्म एयर जो है वो राइज करती है, कोल्ड एयर फिर हो जाती है सिंक करती है, तो हेडली सेल बनती है, यहाँ फेरल सेल बनती है, पोलर सेल बनती है। तो प्रेशर और विंड सिस्टम हम पढ़ चुके हैं कि प्रेशर कैसे होता है, जहाँ पे गर्म हवा होती है, जहाँ पे गर्म कंडीशन होती है, जहाँ पे वार्म कंडीशन होती है, वहाँ पे कैसा प्रेशर होता है, वहाँ पर लो प्रेशर होता है, निम्न दाब होता है। और जहाँ कोल्ड, दैट मीन्स
कोल्ड अगर कंडीशंस होती हैं तो वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यानी कि उच्च दाब होता है। और विंड कैसे चलती है ज़रा बताना, हाई से लो कि लो से हाई। और डिस्टेंस फ्रॉम सी, इसको हम कॉन्टिनेंटैलिटी फैक्टर बोलते हैं। और ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये बात झूठ है क्योंकि मैंने पहले हम लोगों ने देखा था, लेकिन मैंने ये बोला था कि जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये भी आज के लेक्चर में इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं, यानी कि शुरू के 5 फैक्टर हमें पहले से पता थे, और ये जो लास्ट फैक्टर है ये आज के लेक्चर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और विंड हाई से लो की तरफ चलती है। डिफरेंट सीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के जो डिफरेंट सीजन्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। समर सीज़न होता है, विंटर होता है, एडवांसिंग मानसून होता है और रिट्रीटिंग मानसून होता है, यानी कि मेनली 4 तरह का हमारा सीज़न होता है। इसको हम स्प्रिंग बोल देते हैं, इसको ऑटम बोल देते हैं प्यार से, ठीक है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है और ऑटम इक्विनॉक्स या फिर वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है, ज़रा बताना तो कमेंट में। अब हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये हम क्लासिफिकेशन करते हैं सीजन्स ऑफ इंडिया का, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ध्यान रखिएगा इस हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, अभी ये मत बोलना सर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बता दो, ठीक है। हिंदू कैलेंडर वाला पूछता है आपसे, ठीक है, यानी कि आपका एसएससी सेकुलर नहीं है बिल्कुल भी, है ना। वसंत की अगर बात करें तो चैत्र वैसाख के टाइम पे, यानी मार्च अप्रैल। ग्रीष्म की अगर बात करेंगे ज्येष्ठ आषाढ़ का टाइम है, मतलब ये लिखा हुआ है कि कौन से मंथ की बात हो रही है। मैं तो आपसे बोलूँगा कि इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए कि जब हम हिंदी में जो मंथ्स के नेम होते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो क्या होते हैं, ये आपको स्टैटिक जीके में भी हेल्प करेगा। जहाँ पर हम जब फेस्टिवल्स पढ़ते हैं, डांसेस पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है एसएससी, इस तरह से नहीं कि कब मार्च अप्रैल में, वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो लिखता है वो, ठीक है। वर्षा का मतलब सावन हो जाएगा, सावन जो यहाँ भद्र है, फिर भादव बोलते हैं इसको। शरद की अगर बात करेंगे तो अश्विन कार्तिक का समय जो अभी आप बोल सकते हैं, ठीक है। हेमंत की अगर बात करें जो नवंबर से अगले महीने से स्टार्ट होगा, मार्गशीर्ष और पौष बोलते हैं। और शिशिर होता है आपका माघ फागुन जैन फेब का टाइम। तो ये क्या है, सीजन्स हैं। किन मंथ में होते हैं, इन मंथ में। ये क्या, ये भी तो मंथ हैं लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हैं ये। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है हमारा 21 मार्च को, और ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है कब, 22 या फिर 23 सितंबर को। ये हम लोग सारी चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम सबसे पहले समर सीज़न देखते हैं, गर्मी से अपनी शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग अपने छाते खोल लेंगे क्योंकि अभी काफ़ी कड़ी धूप आने वाली है। हेलो सर, आई एम बैक। रितेश कुमार का स्वागत करिए सभी लोग, क्योंकि रितेश जी बैक आ चुके हैं, ठीक है। तो वो याद रखिएगा 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। बिल्कुल सही है अंकित केवट, बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए, तो सर ट्रैकिंग आईडी नहीं मिली, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा आपके घर में, डिलीवर हो जाएगा पार्सल, है ना। चलो, यस माधुरी द्विवेदी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मानसून तो वही रहेगा, चाहे एसएससी में पूछे चाहे एमपीपीएससी में। समर सीज़न पे आते हैं। अब होती क्या है कंडीशन, थोड़ा सा समझते हैं समर्स के टाइम पे। समर्स के टाइम का मतलब ये होता है, कोई है ऐसा जिसको ITCZ नहीं पता है यहाँ पे? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ITCZ ना पता हो? नहीं पता है तो बताऊंगा नहीं हम यहाँ पे डिटेल में, शॉर्ट में समझ लीजिए अगर समझ पाएँ तो, क्योंकि डिटेल में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। होता क्या है, ITCZ जो इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन होता है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये वो जोन होता है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आके मिलती हैं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 0 डिग्री पे ही आके मिलती हैं, ये एक काइंड ऑफ बेल्ट होता है, और ये बेल्ट ऊपर नीचे इसका मूवमेंट होता रहता है। ये बेल्ट होता है, यानी कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनेगा, यानी ये बेल्ट ऊपर नीचे होता रहता है अकॉर्डिंग टू दी एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। यानी कि सूरज ऊपर जाएगा तो हीटिंग ऊपर ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ITCZ ऊपर से शिफ्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ जून के टाइम पे, ठीक है, जून के टाइम पे ITCZ कहाँ पे होगा, ये जून के टाइम पे ITCZ आप ये मान के चलो कि रफली 22 से लेके 23 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है यहाँ पर होगा हमारा। जून के टाइम की बात कर रहा हूँ, जब याद करो 21 जून के समय जो हमारा सन की डायरेक्ट रेज है वो कहाँ पर पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर, और इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है। तो ये इंडिया है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है, और 21 जून को हमें पता है समर सॉलिस्टिस होता है। दैट मीन्स कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की ओवर हेड रेज पड़ती हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जून और एंड जून के टाइम पे यहाँ पे होगा
एंड जून के टाइम पे 22-23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। तो सन की जब रेज़ यहाँ पर चमक के पड़ती हैं, इसकी वजह से इंटेंस हीटिंग होती है यहाँ पे। इसी से आपका मानसून भी लिंक्ड है, तो ध्यान से समझते रहिएगा। समर सीज़न, और समर सीज़न के टाइम पे क्या होता है यहाँ पे, बहुत ही यहाँ पे एक एडवेक्शन प्रोसेस की वजह से। एडवेक्शन क्या होता है ज़रा बताइए कमेंट में, मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी वजह से क्या चलती है, एक लोकल विंड चलती है नॉर्थ इंडिया में, जिसको कि हम लू बोलते हैं। लू के थपेड़े पड़ते हैं सबको। कब, जो सबको नहीं पड़ते, मेनली नॉर्थ इंडिया वालों को ज़्यादा पड़ते हैं। तो कब की बात है ये, हमारा आप मान लो मई की समय की बात है, मई और मिड जून तक, या फिर जून तक कहीं कहीं, आप मई और जून मान लो, ठीक है। मई और जून में क्या पड़ते हैं, ये लू के थपेड़े पड़ते हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं, ये मतलब लू होती है, और एडवेक्शन की वजह से, एडवेक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट, उसको हम एडवेक्शन बोलते हैं, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन जहाँ पढ़ाया था वहीं पे एडवेक्शन भी मैंने आपको बताया था। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता ही है। तो समर के टाइम पे तो ये चीज़ें होती हैं। देन होता क्या है कि मानसून, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका मानसून, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चंस, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, ठीक है। अब ये कैसे, क्या मानसून का अराइवल कैसे होता है, ऑनसेट कैसे होता है, वो समझिए। देखिए, जब लू चल रही होती है, ठीक है, लू दिन के टाइम पे चलती है, तो उसी टाइम पे एंड जून के टाइम पे, शाम के टाइम पे खासकर शावर्स आते हैं। जोर की एकदम क्या चलती है, हवा चलेगी एकदम से, थोड़ी देर के लिए बारिश होगी, जो हमें शाम के टाइम ठंडक देती है। आपने नोटिस किया होगा इस चीज़ को, जून के टाइम पे, एंड जून के टाइम पे, जब मानसून आने वाला होता है उससे कुछ टाइम पहले, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते पहले, ये जो शावर्स होते हैं, जो मेनली शाम के टाइम पे आते हैं, इनको हम बोलते हैं प्री मानसून शावर्स, क्योंकि मानसून से पहले आते हैं। इनको नॉर वेस्टर और ब्लॉसम या फिर मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। नॉर वेस्टर्स के नाम से जाना जाता है इनको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। कहाँ पे जाना जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जाना जाता है नॉर्थ वेस्टर्स के नाम से। अब नॉर्थ ईस्टर्न में कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल में, और ये जो आपका असम और बांग्लादेश वाला रीजन हो गया वहाँ पर। तो वेस्ट बंगाल में इसको बोलते हैं काल बैसाखी। ध्यान रखना, नाम पूछता है ये डायरेक्टली कि काल बैसाखी क्या है। तो काल बैसाखी प्री मानसून शावर है जो वेस्ट बंगाल में है। और असम में इनको हम जानते हैं बरदौली चीरहा के नाम से, ठीक है, बरदौली चीरहा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में भी आते हैं, ठीक है, बांग्लादेश में भी आते हैं, और बांग्लादेश में इनको हम जानते हैं बरदोई सिला के नाम से। वही बरदौली चीरहा का बांग्ला वर्जन है, ठीक है, बरदोई सिला। ब्लॉसम या फिर मैंगो शावर्स के नाम से कहाँ जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं जो आपका सदर्न इंडिया है। ब्लॉसम किसकी किसकी ब्लॉसमिंग होती है, तो जो हमारा कॉफ़ी होता है ना, कॉफ़ी फ्लावर, उसकी जो है ब्लॉसमिंग होती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लॉसम शावर्स। कहाँ पर, मेनली जो हमारा केरला और कर्नाटक वाला रीजन है वहाँ पर। और मैंगो शावर्स मैंगो की राइपनिंग में हेल्प करती हैं, अर्ली राइपनिंग में, इसलिए पकने में, इसलिए इनको मैंगो शावर्स बोलते हैं। ये कहाँ पर जाने जाते हैं, कर्नाटक में, ठीक है। आपको पता है कि साउथ इंडिया की मेनली की जो कर्नाटक की जो कॉफ़ी है वो बहुत ही फेमस है, मतलब बहुत ही फेमस है, और काफ़ी महंगी बिकती है। जैसे इसमें आती हैं अराबिका, है ना, रोबस्ता, लिब्रिका, ये सब वैराइटीज़ होती हैं कॉफ़ी की, ठीक है, लिब्रिका, वैराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी। तो इसका जो कॉफ़ी का फ्लावर होता है उसकी उसमें हेल्प करते हैं ब्लॉसमिंग में। जैसे कि अगर हम काल बैसाखी की बात करें, तो ये हेल्प करती हैं, काल बैसाखी किस में, ये हेल्प करती हैं जो जूट होता है ना, जूट के कल्टीवेशन में हेल्प करते हैं, ये जूट कल्टीवेशन में। तो ये मानसून के पहले जो बारिश होती है, जो हल्की सी ठंडक देती है, उसको प्री मानसून शावर्स के नाम से जानते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आती है। अब पढ़ते हैं कि रीजंस फॉर ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून आता ही क्यों है, मानसून क्यों आता है वो अब हम समझेंगे। ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ से मेन चीज़ चालू हो रही है, ठीक है। सर उड़ीसा में साइक्लोन डाना आ रहा है आज इवनिंग तक। अच्छा, तो आज इवनिंग तक, चलो फिर तुमको हम साइक्लोन डाना पे एक रील दे देते हैं, ठीक है, शाम को ही तुमको मिल जाएगी। कि कारण मतलब किस टॉपिक पे बताओ, दे दें, बताओ, तुम बताओ, जिस टॉपिक पे बोलोगे उसी टॉपिक पे रील दे देंगे, ठीक है, साइक्लोन डाना पे। और कुछ मैंने आपको कभी कुछ बताया था कि साइक्लोन कहाँ पर ज़्यादा आते हैं, कुछ ऐसे बताया था, बताओ जल्दी से। तो हम रीजंस पढ़ेंगे फॉर द ऑनसेट ऑफ मानसून, ध्यान से समझिएगा। और डाना क्यों आ रहा है अभी इसी टाइम पे, वो भी आज अभी अभी थोड़ी देर में तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो रीजंस फॉर ऑनसेट ऑफ मानसून, ये इंडिया है, थोड़ा ऊपर बनाते हैं इसको, ठीक है।
ठीक है, ये इंडिया है। ठीक है, होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जून के टाइम पे, मई जून के टाइम पे जो ITCZ है वो यहाँ चमक रहा होगा, वो बेल्ट कुछ यहाँ पर होगा, यानी कि यहाँ पर इंटेंस हीटिंग चल रही होगी क्योंकि सन यहाँ पर होगा। इसके ऊपर क्या है, तिब्बत का पठार है, तिब्बतन प्लेट्यू है। ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, छत बोलते हैं विश्व की। और तुम्हें पता है जो घर की छत होती है वो काफ़ी सबसे ज़्यादा गर्म होती है गर्मियों में, तो ये भी कायदे से गर्म होगी, ऐसे गर्म होगी जैसे तवा गर्म होता है। और इतना भयंकर जब गर्म होगी क्योंकि रूफ है, तो बहुत भयंकर इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, इंटेंस लो प्रेशर। तो यानी पूरे नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा होगा इस समय, फॉग नहीं, लो प्रेशर चल रहा होगा। ये बात समझ में आती है? ठीक, यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ रिलेटिवली हाई प्रेशर होगा नीचे। रिलेटिवली का मतलब क्या है, रिलेटिव का जब मैं रिलेटिव बोलता हूँ तो क्या मैं मतलब क्या याद दिलाना चाहता हूँ, अपने रिलेटिव्स के बारे में नहीं, इस बारे में कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं कि एकदम जोरी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ये बताना चाहता हूँ। रिलेटिव का मतलब है कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ठंड है। कारण, अगेन कारण कुछ बताए थे कि लैंड हीट्स फास्टर एंड कूल्स फास्टर एज कंपेयर टू वाटर, ये चीज़ बताए थे आपको। तो बस वही है, यहाँ पे चमक रहा है तो यहाँ पे बहुत जोर का इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे रिलेटिव हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब यहाँ पर हमारी क्या है, यहाँ पर है रफली कुछ इक्वेटर, हमारी इक्वेटर है भूमध्य रेखा, ऐसे ही जो इंडिया के साउथ से जा रही है। अब नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे आती है कौन सी विंड, ये कौन सी विंड है जरा बताना तो। जल्दी से बताएंगे, इसको अलग अलग से ड्रॉ करते हैं। ये कौन से विंड है, ध्यान से समझते जाना, पूरा मॉनसून समझ में आ जाएगा आपको अभी तुरंत। ये क्या है, ये है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। ठीक है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। यहाँ पे क्या है, जब ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, जब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करेंगी तो क्या होगा, जब ये क्रॉस करेंगी तो कॉरियोलिस फोर्स एक्शन में आएगा। एक्शन में अभी भी था लेकिन इक्वेटर पे वो ज़ीरो होता है। इक्वेटर से जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उठेंगे कॉरियोलिस फोर्स क्या बोलेगा, ये हमारा इलाका है। बाकी आगे तो बोलने की ज़रूरत है नहीं। हमारा इलाका मतलब से क्या है, तो कॉरियोलिस फोर्स जो है, जिसको कि हम फेरेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई होगी, कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है, सारी चीज़ें, और फेरेल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, कॉरियोलिस फोर्स ही आपका फेरेल्स लॉ होता है। तो कॉरियोलिस फोर्स क्या करता है, नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये सदर्न हेमिस्फीयर था, इक्वेटर के नीचे दक्षिणी गोलार्ध था, तो चीज़ें लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो रही थी, विंड लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो रही थी। अब यहाँ पे विंड राइट की तरफ हल्का सा डिफ्लेक्ट होगी, इतना भी ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा। यहीं पे क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेडागास्कर आइलैंड। एक मेडागास्कर करके कंट्री है ईस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के ईस्ट में थोड़ा नीचे, इतना भी मतलब इतना भी उसके पास में नहीं है लेकिन नीचे है। नीचे मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा और। ठीक है, ये आपका मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर के ईस्ट में क्या है, यहाँ पे मेडागास्कर में हाई प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर, इसको हम मैस्करीन हाई भी बोल देते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी एक छोटा सा आइलैंड मैस्करीन है, तो मैस्करीन या फिर मेडागास्कर हाई बोल देते हैं। तो अब क्या होगा, विंड कैसे चलती है, हाई से लो की तरफ, क्योंकि कॉर्डियस फोर्स भी थोड़ा सा वहीं की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा है। और क्योंकि यहाँ पे भयंकर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वैक्यूम किस लिए क्रिएट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर और लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि विंड उठ रही है। अब जब विंड उठ रही है तो ये कर्तव्य बनता है, हमने पढ़ा था पीछे कोल्ड विंड का, कि वो जल्दी से जाए और उस वैक्यूम को फिल करे, तो भागेगी उधर की तरफ। और जब भागेगी उधर की तरफ तो कुछ इस तरह से भागेगी। बस बधाई हो, मानसून आ गया। अब क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से विंड आ रही हैं तो इन विंड का नाम होगा साउथ वेस्टर्न विंड, यानी दक्षिण पश्चिमी पवनें। इसलिए इस मानसून को जो अराइव हुआ है साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? एक पॉइंट और ऐड करना है, फिर बताना क्लियर है कि नहीं, तब तक आप कमेंट में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं।
होता क्या है कि जब विंटर सीज़न इंडिया से जाता है तो यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स अभी मैं पढ़ाऊँगा, जेट धाराएं क्या होती हैं। ये अपर ट्रोपोस्फियर में ऊपरी क्षोभ मंडल में बहने वाली बड़ी ही तेज, बहुत ही तेज ये बहती हैं पवनें, यानी बहुत ही स्पीड के साथ जो विंड्स ब्लो होती हैं इन दी अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर आर कॉल्ड एज जेट स्ट्रीम्स। तो जेट स्ट्रीम जब आती हैं तो यहाँ पे हिमालयाज़ हैं, और तो हिमालय क्या करते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं, एक स्ट्रीम निकल जाती है ऊपर और एक कुछ इस तरह से, कुछ कारणों की वजह से जो कि स्पेसिफिकली जोग्राफर्स को भी अब आज तक नहीं पता कि क्यों स्पेसिफिकली। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कुछ इस तरह से मूव कर जाती हैं इंडियन पेनिनसुला की तरफ, और यहाँ पर क्या होता है, ये 15 डिग्री, रफली 15 डिग्री, ये क्या कौन सा लैटिट्यूड होगा, रफली 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के टाइम पे ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं ये भी फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट कर देती हैं फॉर द अराइवल ऑफ द मानसून। कभी पूछ ले तुमसे एसएससी कि विच इज रिस्पॉन्सिबल, विच ऑफ दीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट ऑफ मानसून, तो आंसर होगा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ठीक, डाउट कुछ? क्या वॉइसेस, क्या चीज़, क्या वॉइसेस लिख रहा हो ये? माही शर्मा हाय, अलग ही चल रहा है, यहाँ हम डाउट देखने के लिए आएंगे। डाउट क्या, हाय हेलो वॉइसेस। जनरल यूआर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? अरे भैया टॉपिक मानसून चल रहा है, थोड़ा तो इज्जत रख लो मानसून की, बाद में पूछ लेना जब टॉपिक ख़त्म हो जाए तो। सर आपको सर्दी है? हाँ सर्दी है थोड़ी सी। लो प्रेशर टू हाई प्रेशर कब होता है? भैया कभी नहीं होता मोहम्मद साहिद, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया जो जेट धाराएं हैं वो कैसे चलती हैं यहाँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मॉनसून जो है इतना, मतलब इतना सिंपल नहीं है कि पूरी तरह से डिकोड हो चुका है। जैसे मैंने ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वाला बताया ना कि अभी तक जोग्राफर्स को ये ढंग से नहीं पता है कि क्यों ही एकदम से यहाँ पे ये 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे या फिर 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे यहाँ पे आती हैं इस टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे इंडियन पेनिनसुला पे। मेडागास्कर के ईस्ट में हाई प्रेशर, रिलेटिव हाई प्रेशर बनता है ईस्ट के, मतलब इस तरफ, और वो मैंने बताया क्योंकि यहाँ पर आपका समुद्र है और वो उसकी जो हीटिंग है वो उतनी जल्दी नहीं होती है। और एक और रीज़न है, दैट इज़ कि सन तो यहाँ पर है ना, सन तो इंडिया की तरफ यहाँ पर है, इंडिया का जो हमारा मेन लैंड है वहाँ पर, तो यहाँ पर रिलेटिव हाई प्रेशर है, तो इस वजह से यहाँ से यहाँ विंड चलती हैं। ठीक, मॉनसून की अगर बात करें तो कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि भाई मॉनसून ये वर्ड जो है किस से डिराइव्ड है, तो मॉनसून जो है ये अरबिक वर्ड है मौसम, ठीक है। ये आपका एक अरबी भाषा का शब्द है, इट इज़ एन अरबिक वर्ड, और इसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ठीक है। मॉनसून जो होता है हमारा मेनली दो तरह का होता है, एक तो जो अराइवल ऑफ मॉनसून होता है, अराइवल जब करता है तो उसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं, और रिट्रीवल अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। जो रिट्रीटिंग होता है, एक तो अराइवल और एक रिट्रीटिंग का मतलब होता है लौटता हुआ मानसून, तो इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया अभी कि क्यों साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, क्योंकि ये विंड जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करती हैं चलना, और जहाँ से विंड चलना स्टार्ट करती है उसी के नाम से उस विंड का नाम पड़ता है। रिट्रीटिंग वाला भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब मानसून को इंडिया में लाते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, हम डिफरेंट ब्रांचेस बनाएंगे। कैसे? ये कौन सा सी है ज़रा बताओ? ये हमारा अरेबियन सी है, अरब सागर है, और ये क्या है, ये है BOB, दैट इज़ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब मॉनसून आ चुका है, मॉनसून इस तरह से विंड, अब इसको हम इंडिया के अंदर ले चलते हैं मॉनसून को। तो जब मॉनसून आता है ना तो इसकी दो ब्रांचेस बन जाती हैं, एक तो ये अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरे को दूसरे कलर से बनाते हैं, ये है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक, ठीक बात। अब ये कब आता है, कब स्ट्राइक करता है? तो सबसे पहले मॉनसून स्ट्राइक करता है कहाँ पर? सबसे पहले मॉनसून स्ट्राइक करता है केरल में। कहाँ है केरल? ये कौन सा कोस्ट है, कौन सा तट है, जरा बताना, ये कौन सा तट होता है केरल वाला? तो केरल में सबसे पहले कब? ये वेस्टर्न कोस्ट में आएगा रफली फर्स्ट वीक ऑफ जून में, ठीक है। ऑनसेट ऑफ मॉनसून कब होता है? फर्स्ट
वीक ऑफ जून। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में ऑनसेट हो जाएगा यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट में। अब यहाँ पर जब वेस्टर्न कोस्ट में, चलो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो आपको पता भी है, ठीक है, वो ऑरोग्राफिक रेनफॉल बाद में, ठीक है। तो एक ये ब्रांच है, ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ना, इसकी खुद की मल्टीपल ब्रांचेस बन जाती हैं। ये क्या है, विंध्या है, ये क्या है, सतपुरा है, ठीक है। तो एक जो ब्रांच है वो कुछ नर्मदा वैली के इस तरह से पैरेलल, एक ब्रांच तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ये आपके पश्चिमी घाट, यहाँ पे बारिश करी, एक पैरेलल निकल गई और एक अरावली के उसमें निकल जाएगी। ये क्या है, ये आपके अरावलीज माउंटेन है। तो एक क्या है, वो अरावली के पैरेलल इस तरह से निकल जाएगी, इस तरह से। ध्यान से समझते रहना, बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते, जहाँ कहीं ना समझ में तुरंत वीडियो पॉज करो, दिमाग भी दौड़ाओ अपना कि कैसे हो गया, वीडियो को पीछे करो, लेकिन एक एक पॉइंट समझते चलना, ठीक है। देन डाउट हो, ये नहीं कि हाय हेलो में लगे हुए हैं कमेंट सेक्शन में। तो एक पैरेलल निकल जाएगी ऐसे। अब यहीं पे पॉज कर दो, मतलब पॉज करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, वीडियो को मत पॉज कर देना। तो इसको अभी यहीं पे पॉज करते हैं, यहाँ तक पहुँचा दी हमने, ठीक है। अब इसको लेते हैं, ये वाली जो है ना, ये जो हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये ऐसे आएगी। पहले तो यहाँ पे कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड है ज़रा बताना, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार है, उनमें बारिश करेगी थोड़ी बहुत, एंड देन ये आएगी यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया, याद है, करबी अंगलोंग प्लेटिव, मेघालय प्लेटिव इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालयाज और पेनिनसुलर प्लेटिव। बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, और वहीं पे एंगेज मत हो जाना। यहाँ पे है ये खासी हिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी हिल्स हैं, ये खासी हिल्स हैं, और इन्हीं खासी हिल्स में सिचुएटेड है मौसिन राम, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल को रिकॉर्ड करता है। मौसिन राम जो है रिकॉर्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल इन दी वर्ल्ड। कितनी रेनफॉल हो जाती है यहाँ पे, 120। यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, बहुत होती है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मोर देन ये जो मेघालय की सब में मोर देन 400 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। जो आपका रेन गॉज होता है ना, जो मेजर करता है, और आपका हाइटोमीटर भी होता है जो रेनफॉल को मेजर करता है, तो उसमें 400 सेंटीमीटर बहुत होती है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। यहाँ पे कभी कभी तो एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है जो दिल्ली और कानपुर जैसे इलाकों में पूरे साल में उतनी नहीं होती है। अब ये क्या करेंगी, इस बे ऑफ बंगाल ब्रांच को यहाँ पर मोड़ेंगी, यहाँ पर मोड़ेंगी, तो कुछ इस तरह से आएगी ये, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से इसको डिफ्लेक्ट कर देंगी, और दोनों का मिलन हो जाएगा कहाँ पर, दोनों का मिलन हो जाएगा पंजाब प्लेन्स पे। तो पंजाब प्लेन्स में दोनों मिल जाएंगे, मीट एट पंजाब प्लेन्स। और ये क्या है, एक सेकेंड, ये क्या है, ये कौन सा एरिया है, ये गंगा वैली है। ध्यान रखना एक चीज़ कि गंगा वैली में रेनफॉल, एक एक चीज़ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन गंगा वैली। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बारिश होगी, पानी धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पानी का सोर्स है नहीं। यहाँ क्या कोई पानी का सोर्स है, नहीं है, तो रेनफॉल घटेगी ही ना। जैसे यहाँ से यहाँ पे अगर बात करेंगे, जब जाएगी ये हरा हरा जो मैंने ड्रॉ कर रखा है अरावली के पहले, तो यहाँ पे भी डिक्रीज़ होगी। इसी वजह से पंजाब में कोई बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिच रीजन नहीं है आपका ये पंजाब। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। 1141 सेंटीमीटर बुक में लिखा है, कौन सी बुक में लिखा है 1141 सेंटीमीटर, इतनी कहाँ पे, 400 सेंटीमीटर जितना बता रहे हो उतना ध्यान रखना। वाई इज़ द रीज़न ऑफ द टाइल टूवर्ड पंजाब। मैं नवी जान जी आपका डाउट ढंग से समझा नहीं कि पंजाब की तरफ क्या मतलब, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्यों वहीं की तरफ जा रही हैं, तो अभी बताया कि यहाँ पर आपका तिब्बत का पठार है, इंटेंस लो प्रेशर है, तो विंड वहाँ की तरफ ही भागेंगे, क्योंकि ITCZ, भैया ITCZ को ही मानसून का ट्रफ बोलते हैं। अगर कभी पूछ दे या फिर मानसून ट्रफ लिख दे तो उसका मतलब क्या होगा, मानसून ट्रफ का मतलब होता है ITCZ, घुमा फिरा के कि ITCZ कहाँ पर है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये कौन सा जोन होता है, जहाँ पे जो विंड होती है वो असेंड करती है, यानी कि विंड ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है।
ठीक है, क्लियर है। डीएफसी में 400 सेंटीमीटर, डीएफसी एफसी अभी बताएंगे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। अब एक चीज़, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हमारे, ये क्या है, ये है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट है। अब तुम ये पढ़ चुके हो कि यहाँ पर किस तरह की रेनफॉल होगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी वजह से यहाँ पर रिलीफ रेनफॉल होगी, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न साइड है वेस्टर्न घाट का, यहाँ पर दबा कर बारिश होगी। लेकिन ईस्टर्न साइड में आ जाओगे तो बारिश नहीं होगी। यहाँ पर ईस्टर्न साइड में बारिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई एक माउंटेन होता है तो उसमें कुछ इस तरह का विंड सिस्टम बनता है कि जो मॉइस्चर लेडन विंड होती हैं वो विंड के माउंटेन के ग्रेडियंट और स्लोप की वजह से चढ़ जाती हैं। ऐसी विंड को एनाबैटिक विंड जो चढ़ती हैं बोलते हैं। और ये जब चढ़ा देता है तो यहाँ बादल जल्दी बन जाएगा, ड्यू पॉइंट जल्दी रीच हो जाएगा, तो बारिश यहीं पर हो जाएगी। ये विंड जब यहाँ पहुँचेगी तो नीचे की तरफ जाएगी, बोलेंगे कैटाबैटिक। और यहाँ पर इसमें क्योंकि अब मॉइस्चर नहीं रहा और ये डिसेंड कर रही है, ये बारिश नहीं करेगी। तभी आप देखो महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स हैं जैसे मुंबई वगैरह दबा के बारिश होती है। वहीं आप ये ले लो ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, विदर्भ जैसे रीजन, यहाँ पर किसान आत्महत्या करते हैं। ना जाने कितने किसान करते हैं आत्महत्या सूखे की वजह से। केरल के कुछ इलाकों में बाढ़ आ जाती है, अभी हमने देखा था लैंडस्लाइड और कितना भूस्खलन वगैरह हुआ, उसके से कितने लोग की जान गई वायनाड में, ठीक है, और कुछ जगहों में। लेकिन कुछ और ईस्टर्न जगह हैं केरल की, वहाँ बारिश नहीं होती। कर्नाटक का ले लो, वहाँ पे भी सेम है। जो वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है, मैंगलोर जैसी जगह, वहाँ खूब बारिश होगी। लेकिन जो ईस्टर्न साइड में लोकेटेड हैं जो जगह, वहाँ पर बारिश नहीं होगी। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हो गई सबको। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ ब्रेक इन मानसून। मानसून में ये ब्रेक क्यों लगता है, कब लगता है, तो ये मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो ब्रेक इन मानसून का मतलब ये होता है कि बारिश कॉन्टीन्यूअस नहीं होती है। अगर मान लेते हैं कि जैसे आज जुलाई का महीना चल रहा है, बारिश आई, ठीक है, एक दिन बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई, ऐसा नहीं कि अब होती ही रहेगी। जुलाई से लेकर सितंबर तक बारिश होती रहेगी। हर हफ्ते होगी, नहीं हो सकता है हफ्ते निकल जाएं, 2 हफ्ते निकल जाए, 3 हफ्ते, ठीक है, 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ हफ्ता नॉर्मल है, 2 हफ्ते भी हो जाता है, कोई बारिश ना हो, उसको बोलते हैं ब्रेक इन मानसून। होता क्यों है? होता इसलिए क्योंकि विंड को और भी जगहों तो जाना है, तुम्हारे घर में थोड़ी ना बैठ जाएगी, तुम्हारे शहर में थोड़ी ना बैठ जाएगी, उसको बाकी शहर भी तो कवर करने हैं। तो इसलिए क्या है कि ये जो ITCZ है, जो ITCZ मतलब मानसून ट्रफ मतलब ITCZ, उसका मूवमेंट होता रहता है। और जहाँ जहाँ ITCZ जाएगा, जहाँ जहाँ मानसून ट्रफ जाएगा, वहाँ वहाँ मानसून की विंड जाएंगी उसके पीछे पीछे, और वहाँ वहाँ बारिश करेंगी। एक चीज़ ध्यान रखना, 15 जुलाई तक पूरे इंडिया में मानसून फैल जाता है, और फर्स्ट वीक जून में कहाँ पर आता है? केरला में आता है ये, ठीक है। नोट्स में पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, बाकी तो यहाँ पे मैं लिख ही रहा हूँ सारी चीज़ें। ब्रेक इन मानसून आप समझ गए, लिखने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी लिख देता हूँ कि ब्रेक इन रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून, ठीक है, ड्यूरिंग मानसून, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ मानसून ट्रफ। और मानसून ट्रफ क्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ITCZ है। तो ITCZ ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, उसके हिसाब से मानसूनल विंड्स ऊपर नीचे शिफ्ट होंगी। अब आते हैं, अभी मानसून कंप्लीट नहीं हुआ है, मानसून आ तो गया है, उसको वापस भी तो भेजना है, टाटा बाय बाय भी तो करवाना है। रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं इसको, लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, ठीक है। अब मानसून लौटेगा क्यों, वो समझ लेते हैं। तो आया क्यों था? आया इसलिए था क्योंकि यहाँ पर ITCZ था, मानसून का ट्रफ था, लो प्रेशर था यहाँ पर, इस वजह से आया था। और यहाँ पर हाई प्रेशर था, ठीक है। अब लौटेगा क्यों? क्योंकि अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर रिलेटिव हाई प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों हो गया? क्योंकि भाई ये टाइम चल रहा अक्टूबर का, लास्ट सितंबर अक्टूबर का चल रहा है ये टाइम। और हमें पता है कि सितंबर में 23 सितंबर को इक्वेटर पे डायरेक्ट किसन, फिर से याद दिलाते हैं तुम्हें, क्या है ये 21 मार्च है, यहाँ पे है क्या, कौन सन, यहाँ पे कब पहुँचेगा? 21 जून को, यानी कि धीरे धीरे 21 मार्च से लेके 21 जून तक यहाँ पहुँचा, 22 मार्च से मान लो 21 जून तक यहाँ पहुँचा। अब 21 जून के बाद नीचे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे चलेगा, यहाँ कब पहुँचेगा इक्वेटर पे? 23 सितंबर को, और उसके बाद और नीचे जाना स्टार्ट होगा, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कब पहुँचेगा? 22 दिसंबर, विंटर सॉल्स्टिस। तो यानी कि अब सितंबर का महीना आ चुका है,
सन नीचे 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 भैया जून के एंड से ही वो नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक सितंबर में वो इक्वेटर तक पहुँचेगा, इक्वेटर इंडिया से नीचे है, और उसके बाद और नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि सूरज अब नीचे जा चुके हैं, तो सूरज जहाँ जाएंगे ITCZ वहाँ जाएगा, यानी गर्मी वहाँ पहुँचेगी। तो गर्मी मतलब लो प्रेशर, लो प्रेशर नीचे, यहाँ हाई प्रेशर। तो अब क्या होगा, मानसून के विंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ये निकलना स्टार्ट कर देंगी, यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देंगी इस तरह से। कहाँ से, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से सितंबर में मानसून के विंड निकलना स्टार्ट कर देंगी। और क्या, यहाँ पर चलती हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। क्या चलती हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलती हैं, याद है ट्रेड विंड में पढ़ाए थे व्यापारिक पब ने। तो ये विंड क्या बोलेंगी, कहाँ जा रही हो, इधर चलो हमारे साथ में, यहाँ पर चलते हैं, साथ में बारिश करवाते हैं। तो क्योंकि जब ये विंड इस तरह से ब्लो करेंगी, ये विंड जो ब्लो कर रही हैं ऐसे करके, ये बारिश नहीं करेंगी। क्यों, बारिश के लिए पानी चाहिए, और कहीं यहाँ दूर दूर तक पानी का कोई सोर्स नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो जब ये यहाँ पर आएंगी तो बे ऑफ बंगाल से कुछ पानी इकट्ठा करेंगी, कुछ लेंगी, और यहाँ पर बारिश कर देंगे, विच इज़ कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल ये क्या है, कोरोमंडल कोस्ट है। कोरोमंडल कोस्ट का मतलब होता है हमारा तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश, सदर्न आंध्र प्रदेश। तो यहाँ कब बारिश हो रही है कोरोमंडल कोस्ट में, तो यहाँ बारिश हो रही है रिट्रीवल के टाइम पे, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। यानी इस समय अगर आप चेन्नई वगैरह में जाएंगे तमिलनाडु में, तो आपको काफ़ी भयंकर बारिश का सामना करना पड़ेगा। कोरोमंडल कोस्ट को साउथ वेस्ट मानसून से नहीं, रिट्रीटिंग मानसून, जिसको कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जानते हैं, उससे बारिश मिलती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून, जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये कौन सा मानसून है, ये नॉर्थ ईस्ट से विंड चल रही है ना। तो नॉर्थ ईस्ट अराइवल ऑफ मानसून को क्यों साउथ वेस्ट बोले थे, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से विंड आ रही थी, इसलिए साउथ वेस्ट बोले थे। इसको क्यों नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से विंड आ रही है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलेंगे, खत्म बात। साउथ वेस्ट से इसको बारिश क्यों नहीं मिलती, कोरोमंडल वाले को क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, उन्होंने रोक लिया यहाँ पे कि ईस्टर्न साइड में तुम नहीं जाओगे, यहीं पे रहोगे। तो सर ये तो बारिश कर सकते थे ना, ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच थे बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन ये जो कोस्ट है इट इज़ लाइंग पैरेलल टू दी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरावली में बारिश क्यों नहीं हो रही है, अरावली के वेस्टर्न साइड में क्यों यहाँ रेगिस्तान है, क्यों यहाँ डेजर्ट है, क्योंकि ये वाली जो हरी हरी वाली लाइन थी, यानी अरेबियन सी वाली ब्रांच थी, वो पैरेलल निकल गई। भाई कोई ऐसे है उसके साइड से निकल जाएगा, और जो इधर से आ रही है, हाइलाइटर यूज़ करते हैं या लेज़र यूज़ करते हैं, लेज़र देखना, ये जो इधर से आ रही है, इधर से ये खासी हिल्स ने डेविएट किया, इधर से आ रही है, अरावली रोक लेंगी, बोलेंगी वो वाला ये क्या है, लीवर्ड साइड हो जाएगा, ये विंडवर्ड साइड हो जाएगा। एक तो वैसे भी ईस्ट से वेस्ट में जाने में बारिश घटती जाती है, ऊपर से जितना थोड़ा बहुत बचा भी तो वो यहाँ पे गिर जाता है ईस्टर्न साइड में, यहाँ कभी जा ही नहीं पाता है। तो समझे यहाँ काहे बारिश नहीं होती है, कि जो अरेबियन सी ब्रांच है उसके लिए ये लीवर्ड साइड है, और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो पैरेलल निकल जाती है। तो जब लौट के आता है वो बारिश कर देता है कोरोमंडल कोस्ट पे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। सर नॉर्थ वेस्ट हवा क्यों बंगाल दिख जा रहा है, सुदीप दास हम समझे नहीं आप क्या लिखना चाह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट है नॉर्थ वेस्ट मानसून, इसका मतलब यही है साफ। अगर आप ये डाउट पूछ रहे हैं कि तुमने क्लासें नहीं ली हैं पिछली वाली, साफ साफ इसका मतलब यही है और कुछ मतलब नहीं इसका। ये कौन सा डायरेक्शन है, या तो तुमको डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है। कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। विंड कैसे चल रही है, ऐसे। तो जहाँ से विंड चलना स्टार्ट करती है उसके डायरेक्शन उस पर नाम पड़ता है। अब हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे मैंने NW लिख दिया इसलिए तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट वो मन बन रहा होगा। मैंने बोला नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से मॉनसून खींचना स्टार्ट होता है, रिट्रीवल स्टार्ट होता है, वहाँ से आना स्टार्ट होता है। जो यहाँ बारिश कर रहा है कोरोमंडल में वो कहाँ से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है विंड, तो उसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलेंगे जो बारिश कर रहा है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। आप समझे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में अंतर।
सबसे ज़्यादा बारिश मौसिन राम में ही क्यों होता है सनातन सुधीर? इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे गारो खासी जैंतिया हिल्स हैं। इनका कुछ ओरिएंटेशन ऐसा है कि ये मानसूनल विंड्स की वजह से जो क्लाउड का फॉर्मेशन बनता है बादलों का, उसको घुमा घुमा के वहाँ पे कायदे से बारिश करवाती हैं। जब पूरे मज़े ले लेती हैं तब बोलती हैं अब जाओ तुम जहाँ जाना है। इस तरह से यहाँ पे चलता है खासी हिल्स में। और ऐसे ही जो रेनफॉल का आपने सुना होगा कि बादल फट गया, सुना होगा आपने, है ना, क्लाउड बर्स्ट जिसको फिनोमेना बोलते हैं, वो भी इसी वजह से होता है। जैसे आपने हिली रीजन्स में ही सुना होगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह या फिर उत्तराखंड वगैरह में होते हैं ये, क्योंकि हिल्स का जब ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होता है कि मानसूनल विंड्स ट्रैप हो जाती हैं उन हिल्स में, तो बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही जब ज़्यादा बारिश हो जाती है कहीं पे, तो उसको बर्स्ट ऑफ क्लाउड बोलते हैं। बादल फट गया, बादल फट गया का मतलब नहीं भड़ाम भड़ाम सी आवाज़ आ रही है, हैं मुन्ना सीको जैसी ना, और ना ईगल सीको जैसी तो कैसी आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे उसका मतलब ये होता है कि, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लाउड बर्स्ट का मतलब, और तो किसी को कोई डाउट नहीं है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है हाई अमाउंट ऑफ, वेरी हाई, ना सिर्फ हाई, वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ गिवन एरिया, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो उसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, बादल फट गया। सर ईस्टर्न घाट नहीं रोकते नॉर्थ ईस्ट मानसून को भैया, ईस्टर्न घाट ऐसे हैं, मानसून आ रहा है ऐसे, क्या रोक लेंगे ये? तो हम ये रोक लेगा ये है? रुक जाओ तुम यहीं पे, क्यों? फ्लिपकार्ट पे अभी बुक नहीं आ रही हैं, हमें पछियाला ठंड लग रहा है ऐसा। इफ अरावली विल बी लोअर देन देयर विल बी नो इंडियन डेजर्ट। सर मानसून कमज़ोर होने का क्या मतलब है? मानसून कमज़ोर होने का मतलब ही बताते हैं, कमज़ोर होने का क्या मतलब है, रुक जाओ भाई। अल नीनो क्या होता है? अल नीनो आने तो दो सोनू जी, इसका मतलब आप लोगों को डाउट नहीं है, तभी आप आगे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देखेंगे कि इंडिया में किस जगह में कितनी बारिश होती है और क्यों बारिश होती है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल, ठीक है, अब वो ये आप मुझे बताएंगे, वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। अब आप बताएंगे हाई रेनफॉल का रीज़न कहाँ कहाँ पे होती है, मॉडरेट रेनफॉल कहाँ होती है, ठीक है, और लो रेनफॉल कहाँ होती है, और अगर मैं पूछ लूँ एक्सट्रीमली रेनफॉल कहाँ, एक्सट्रीमली लो रेनफॉल कहाँ होती है, वो एक्सट्रीमली लो रेनफॉल। विंटर सीजन भी अभी पढ़ाते हैं, विंटर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सब आ रहा है, रुक जाओ अभी आराम से सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, घबराइए नहीं। तो अब यहाँ पर जब मैं हाई रेनफॉल लिखूँगा तो आप सिंपल नॉर्थ ईस्ट की हिल्स लिख देंगे। नॉर्थ ईस्ट हिल्स मतलब वही हमारी जो कार्बी एंगलोंग प्लेटिव है, या फिर जो दीमा हसाव वाला रीजन है, दैट मीन्स की जो कचार हिल्स हैं वो, ठीक है। वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न जो साइड है, क्योंकि वो ओरोग्राफिक रेनफॉल वहाँ पे हो रही है, जिसको रिलीफ रेनफॉल बोलते हैं, पर्वतीय वर्षा, सब हम लोग पढ़ चुके हैं, वेस्टर्न घाट्स हो गए, ठीक। मॉडरेट रेनफॉल कहाँ पे हो रही है? तो मॉडरेट हो रही है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मॉडरेट वगैरह, जैसे तमिलनाडु में हो जाएगी, विंटर्स के टाइम पे यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, तमिलनाडु में हो गई। और मॉडरेट कहाँ पे हो गई? मॉडरेट हो जाएगी बिहार में, ठीक है, ईस्टर्न यूपी में, वेस्ट बंगाल में। ध्यान रखना ये जो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है ना, ये जो ब्रांच गई थी, ये सब यहाँ पे हिट कर रही है, और थोड़ा सा बंगाल में भी हिट करेगी ये बंगाल में भी जाके हिट करती है, जो हमारा सुंदरबन जो डेल्टा वगैरह वाला रीजन। लो रेनफॉल कहाँ पर होगी? तो लो रेनफॉल जम्मू कश्मीर में होगी, और एक्सट्रीमली लो रेनफॉल लद्दाख में होगी। लो रेनफॉल आपका वेस्टर्न सॉरी ईस्टर्न राजस्थान में होगी, ईस्टर्न राजस्थान। और एक्सट्रीमली लो रेनफॉल कहाँ होगी? वेस्टर्न राजस्थान। ये राजस्थान वाला तो तुम समझ गए हो, लद्दाख वाला भी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि लद्दाख में इतनी कम रेनफॉल क्यों होती है, वो भी अभी बताते हैं। कुछ लोगों को तो पता हो, समझ में आ गया होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर, ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान हो गया। और मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा कोई बारिश नहीं होती है, ठीक है। ईस्टर्न जो महाराष्ट्र है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, लो रेनफॉल है ईस्टर्न महाराष्ट्र, ठीक है। यानी कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटिव है, प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय पठार का मतलब हो गया आपका, एक सेकंड रुकिएगा, हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये वाला जो रीजन है ना, ये उतनी बारिश नहीं हुई, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट में है, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट में है।
और जब रिट्रीवल ऑफ मानसून मतलब रिट्रीटिंग मानसून होगा वो भी यहाँ बारिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि लैंड से चल रही है, लैंड टू लैंड, तो बारिश नहीं करेगी। ये जब लैंड से सी की तरफ आएगी, देन सी से लैंड ब्लो करेगी, तो तमिलनाडु वगैरह में बारिश का। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये लो रेनफॉल का है, ठीक है। एक्सट्रीमली लो रेनफॉल मैं ड्रॉ करता हूँ किस कलर से, ग्रीन से, ठीक है। ये एक्सट्रीमली लो रेनफॉल है, ये एक्सट्रीमली रेनफॉल लो रेनफॉल है। ये तो तुम समझ गए होगे एक्सट्रीमली लो रेनफॉल क्यों है राजस्थान वाला, ये क्यों है, सेम रीज़न, सेम रीज़न है। आप ये देख लो, तिब्बत तिब्बत जो पड़ा हुआ है, ये तिब्बत तिब्बत भयंकर डेजर्ट है ये। क्यों? क्योंकि जब ये विंड लेज़र यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि जब इस तरह से ये मानसून आता है तो यहाँ पे हिमालयाज़ हैं, तो हिमालय का जो ये वाला साइड है, ये कौन सा साइड होगा, लीवर्ड साइड, रेन शैडो एरिया, बारिश नहीं होगी यहाँ पर, बारिश तो सारी यहाँ पे हो जाएगी। पहली बात तो ये ऐसे 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 पहुँचते पहुँचते बहुत कम बारिश बचेगी, इसलिए जम्मू कश्मीर भी लो रेनफॉल रीजन में आता है। लेकिन थोड़ी बहुत अगर जो बचा भी है, जो थोड़ा बहुत बचा भी है, वो यहीं पे हो जाएगी इतने में ही। लद्दाख जो है ये डेजर्ट ही रहेगा, क्योंकि रेन शैडो एरिया में। तिब्बत डेजर्ट ही रहेगा। भूटान में खूब बारिश होगी, नेपाल में भी यहाँ पे खूब बारिश होगी, तराई रीजन है, लेकिन तिब्बत में उसके इधर पे बारिश नहीं होगी। ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं, इसके बाद हम विंटर सीजन पढ़ेंगे, वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल, डायरनल रेंज, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर अब आप पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटैलिटी, महाद्वीपीयता क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना को चूना लग गया। हाँ, लेज़र चलता ही नहीं, चलता ही नहीं, चल तो रहा है भाई। अच्छा, अब लेज़र वो लिखता नहीं भाई, लेज़र का मतलब क्या होता है? बचपन में तुम यूज़ करते थे लेज़र, किस किस ने क्या, सभी ने यूज़ किया होगा वो लेज़र, है ना। अलग ही एक्साइटमेंट होता था उसका तो लेज़र का, है कि नहीं। गजब ही मज़े आते थे लेज़र का यूज़ करके रात में डराने में लोगों को, है कि नहीं। तो वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, डायरनल रेंज पढ़ने वाले हैं। अरे यार ये लाल पेन क्यों नहीं चल रहा है। डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल। समझो, डायरनल रेंज ऑफ का मतलब होता है डेली, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। डेली का मतलब होता है दिन और रात। ये इंडिया है, ठीक। एक सिंपल बात याद रखो कि डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर हो, चाहे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हो, चाहे एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल हो, ये जब रेंज की मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब जैसे मैं डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि दिन में वो टाइम जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था, वो एक टेम्परेचर ले लो। मान लो मैं ले लूँ 50 डिग्री सेल्सियस था, 50 कुछ ज़्यादा हो गया, 40 ले लेते हैं, ठीक है। और रात में एक ऐसा समय ले लो जहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम था, मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आया 20 डिग्री सेल्सियस, इसको रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलेंगे, क्योंकि मैंने दिन का लिया, इसलिए डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। थोड़ा जनरेटर चालू कर दीजिए, एग्जाम हो रहा था। मैं ले लूँ 50 डिग्री सेल्सियस था, 50 कुछ ज़्यादा हो गया, 40 ले लेते हैं, ठीक है। और रात में एक ऐसा समय ले लो जहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम था, मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आया 20 डिग्री सेल्सियस, इसको रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलेंगे, क्योंकि मैंने दिन का लिया, इसलिए डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ। ऐसे ही रेंज ऑफ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि साल में कोई एक ऐसा दिन आया होगा जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहा होगा, मान लेते हैं 45 डिग्री सेल्सियस, उसको ले लो। साल में एक ऐसा दिन रहा होगा सर्दियों के टाइम पे जब टेम्परेचर सबसे कम गया होगा, मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, तो वो ले लो, उसको एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलेंगे। और एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा दिन जिस दिन सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुई हो उस पर्टिकुलर एरिया में, मान लेते हैं कि 200 सेंटीमीटर की हुई। अच्छा, यहाँ कितनी होती है वेस्टर्न घाट में? एक सेकंड रुको, कहाँ लिखे थे ये,
तो जो ये वेस्टर्न घाट है ना, यहाँ पे तो 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही थी, यहाँ पे लगभग 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे। तो 200 सेंटीमीटर मान लेते हैं हो गई। और एक ऐसा दिन जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल हुई, मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हुई, 100 सेंटीमीटर हुई। जैसे कि अगर मैं लद्दाख में बात करूँ ना, लद्दाख में यहाँ पे तो लेस दैन 10 सेंटीमीटर होती है। और बताओ, लेस दैन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी नोट करना। तो ये कितना रेंज हो गया? 100 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखना कि जितना तुम कोस्ट से दूर जाओगे, तट से दूर जाओगे, उतना ही ज़्यादा रेंज बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा रेंज बढ़ेगा। कारण समझो अब। कारण होता है क्योंकि यहाँ पर है समुद्र। कहाँ पर समुद्र है? ये समुद्र है पूरा, ये पूरा पानी है, ये पूरा समुद्र है। ठीक है, ये जो समुद्र होता है ना, जो सी होता है, इसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। क्या होता है इसका? इसका होता है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसका होता है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस का मतलब होता है ये वेदर को या फिर इन जनरल क्लाइमेट को मॉडरेट बनाने की कोशिश करता है, एक्सट्रीम्स नहीं जाते हैं। जैसे कि आपने अगर कभी गए होगे, नोटिस किया होगा, फिर आप खुद रहते होगे, तो यहाँ पे जो कोस्ट होते हैं, तट होते हैं, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ पर आप चले जाओ, तिरुवनंतपुरम, ऐसा नहीं हो कि गर्मी में बहुत गर्मी है, सर्दियों में बहुत सर्दी है, नहीं। कानपुर और दिल्ली जैसे इलाकों में चले जाओ, जालंधर जैसे इलाकों में, अभी सर्दी आएगी तो बहुत भयंकर सर्दी पड़ेगी, गर्मियों में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। यानी कि यहाँ पर रेंज क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी, हिंदी में बोले तो महाद्वीपीयता। बड़ी की मात्रा लगी, द्वीपीयता। ठीक है, पता नहीं छोटी की लगी शायद, द्वीपीयता, महाद्वीपीयता बोलते हैं इसको, कॉन्टिनेंटैलिटी। कॉन्टिनेंटैलिटी क्या होता है? समुद्र से जितना दूर जाएंगे उतना ही कम बारिश होगा, उतना ही कम आपका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहेगा सी का। इसलिए वहाँ पर उतना ही ज़्यादा रेंज रहेगा। किसका उतना ही ज़्यादा रेंज रहेगा? टेम्परेचर का हो चाहे रेनफॉल का हो, उतना सबका यहाँ पर ज़्यादा रहेगा रेंज। क्या ये बात समझ में आती है सबको? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है सभी को? हाँ, कुछ लोगों को मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है, ये कॉन्टिनेंटैलिटी वाला लग रहा है, और मानसून तो ख़त्म हो गया, चलो चलते हैं, बतियाना भी तो है थोड़ा सा। बेटा क्वेश्चन आता है इससे, बता रहे हैं तुम्हें, ध्यान से समझ लो इसको, कॉन्टिनेंटैलिटी से। ठीक है, अभी कॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से ही डेजर्ट बनते हैं। तुम्हें याद करो, ओशन करंट में ये बताए थे कि वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर हमारे डेजर्ट होते हैं, बताए थे आपको। ठीक है, वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में। तो क्योंकि वहाँ कोल्ड डेजर्ट रहते हैं। और वहीं बताया था कि एक कॉन्टिनेंटैलिटी का फैक्टर भी होता है, कि तुम देख लो मंगोलिया में डेजर्ट है, लद्दाख में डेजर्ट है। क्यों डेजर्ट है? कॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से डेजर्ट है, क्योंकि समुद्र से बहुत दूर है, समुद्र का जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, साउथ वेस्टर्न विंड कौन से विंड उससे आती हैं भैया? ये कौन सा है? ये इंडियन ओशन ही तो है। ये भी नहीं पता क्या आपको? इंडियन ओशन है ये। बोरिंग लग रहा है तो नचवा दें किसी को यहाँ पे अभी, हैं? नूरा फतेही को नचवा दें, बताओ। बोरिंग लग रहा है बेटा, पढ़ाई बोरिंग ही होती है। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज कॉन्टिनेंटैलिटी को अफेक्ट करते हैं क्या? कैसा क्वेश्चन है? मतलब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का यहाँ पे कॉन्टिनेंटैलिटी से क्या लिंकेज है? लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का, लैंड ब्रीज सी ब्रीज एकदम जो कोस्ट में होते हैं उन लोगों को महसूस होती है, ना कि वो वहाँ अंदर तक जाएगी वो। ठीक है, एकदम अंदर तक उसका लैंड ब्रीज और हाँ। तो साइक्लोन डाना का, अच्छा ठीक है, साइक्लोन डाना का मैं पूछ रहे हैं कि हाँ वो मुझे बताना था। ये जो रिट्रीटिंग मानसून है ना, लौटता हुआ मानसून है, ये क्या करता है कि इसकी वजह से यहाँ बे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? कौन सा कलर यूज़ नहीं हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होते हैं? साइक्लोनिक डिप्रेशन क्रिएट होते हैं। अक्टूबर नवंबर में तभी आप नोटिस करेंगे बे ऑफ बंगाल में दबा के साइक्लोन आते हैं। 2021 में जब नहीं आए थे तो ये रिसर्चर्स सोच पड़ गए थे कि क्यों साइक्लोन नहीं आ रहे हैं। कंडीशन बन रही थी लेकिन वो एंड तक नहीं जा पा रही थी कुछ कारण की वजह से, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो साइक्लोनिक डिप्रेशंस बनते हैं
साइक्लोन इंडिया में एक तो मई जून के टाइम पे आते हैं जब अराइवल ऑफ मानसून होता है, और सितंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आते हैं जब रिट्रीटिंग ऑफ मानसून होता है, साइक्लोनिक डिप्रेशन बनते हैं। आज का नहीं होगा तो रील इसी टॉपिक पे रख लेते हैं कि क्यों क्यों अरेबियन सी में कम साइक्लोन आते हैं, बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। आज तो आज का रील आपको इसी पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इक्वेटर के नीचे कौन सा ओशन है जहाँ से मानसून आते हैं भैया? इक्वेटर और या फिर किसी लैटिट्यूड के हिसाब से समुद्र का डिवीज़न नहीं होता है, कोई बाउंड्री नहीं है कि बस यहाँ से ख़त्म इंडियन और यहाँ से एंटार्क्टिक शुरू, उसके नीचे भी वहाँ तक भी इंडियन ओशन ही है, ठीक। कोई ऐसा स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अल नीनो और ला नीना क्या होता है, ये व्हाट इज़ अल नीनो एंड ला नीना। अब होता क्या है कि कभी कभी साइंटिस्ट को भी एग्जैक्टली नहीं पता क्यों, लेकिन कभी कभी 3 से 7 साल में, अगर पता होता तो स्पेसिफिकली बता देते ना कि क्यों, ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है। सर आप नाखून क्यों, अरे भैया नाखून क्यों नहीं काटते, देख लो। अब कल मैंने गोल्डन प्ले बटन डाला, उसमें मतलब नाखून भी लोग नोटिस कर रहे हैं, तो अभी काट लेते हैं, ठीक है। अभी काटते हैं, तुमने बोला है ना तो अभी काटते हैं, मम्मी भी काट डांटती रहती है तुमने भी डांटना शुरू कर दिया, तो काट ही लेते हैं इसको, ठीक है। एक तो तुम्हारी क्लास लो, ऊपर से नाखून भी काटो, हैं फालतू बढ़ते रहते हैं, फालतू के काम है ये सब। अभी ठीक, खुश खुश, अभी काट लिया। 3 से 7 साल में ये होता है अल नीनो। अब ये अल नीनो होता क्या है? अल नीनो होता ये है कि देखो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट विंड रहती है हमारी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट विंड रहती हैं। नॉर्थ ईस्ट विंड क्या करती हैं, यहाँ पे जो गर्म पानी है उसको, ये जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है, इतना तो पता होगा, हम लोग वर्ल्ड मैप की क्लास करेंगे जल्दी, तो ये इतना तो पता होगा, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो साउथ अमेरिका से इस पानी को, गर्म पानी को यहाँ से डिस्प्लेस करके इस पर्टिकुलर कोस्ट, दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ले जाती हैं, ठीक है। ये है आम जिंदगी, ये है नॉर्मल ईयर। मेंटॉस ज़िंदगी में क्या होता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न जो ट्रेड विंड है वो वीक हो जाती हैं। वीक होने की वजह से ये पानी बैक मारता है या फिर यहीं पे इकट्ठा हो जाता है और ये होता है। तो इससे क्या हो जाता है ऐसा? और अल नीनो अच्छा होता है कि बुरा होता है? ये बुरा होता है अल नीनो, अगर ज़्यादातर देखा जाए। क्यों? ये पेरू कंट्री यहाँ पे, या फिर जो वेस्टर्न कोस्ट में है, यहाँ पे क्या फ़िशिंग इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप करती है। क्यों डेवलप करती है? क्योंकि ये पानी गर्म उधर चला जाता है। जब गर्म पानी उधर चला जाएगा तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर उठेगा उसको भरने के लिए। जब नीचे से ठंडा पानी ऊपर उठेगा तो उसी के साथ साथ फाइटोप्लैंक्टन आ जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? समुद्री जीवों को खाना। उसके पीछे पीछे जू प्लैंक्टन आ जाएंगे। जू प्लैंक्टन कौन होते हैं? जो उस खाने को खाते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं। और जू प्लैंक्टन के पीछे पीछे स्मॉल फिशेस, उसके पीछे पीछे बिग फिशेस, और यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री खूब अच्छे से डेवलप होगी। इसी को अपवेलिंग जोन बोलते हैं। जो ये जोन क्रिएट होते हैं ना, ऐसे ऐसे ऊपर जो पानी आने की प्रक्रिया होती है, इसको अपवेलिंग जोन बोलते हैं। अब मेंटोस जिंदगी यानी कि अल नीनो वाले साल में क्या होगा? पानी तो गया ही नहीं वहाँ पे, अपवेलिंग जोन क्रिएट ही नहीं होंगे, फिशिंग इंडस्ट्री गई, काम से गई। नॉर्मल ईयर में यहाँ क्योंकि गर्म पानी आ गया, गर्म पानी बारिश करेगी खूब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे पानी आया नहीं, ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाएगा। यहाँ बारिश हो रही है, इंडिया में भी नॉर्मल ईयर में खूब बारिश होती है। नॉर्मल ईयर में जब ये वहाँ चला जाएगा तो इंडिया में भी क्या होगी? बारिश नहीं होगी, मॉनसून लेट आएगा, मॉनसून लेट आ जाएगा और डिलेड होगा, ठीक है। मॉनसून लेट भी होगा, मतलब लेट हो डिलेड हो तो सेम बात हो गई, डिलेड भी होगा और वीक भी होगा, ठीक। अल नीनो का जो मतलब होता है, अल नीनो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट या फिर अ स्मॉल बॉय। चाइल्ड क्राइस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये क्रिसमस के टाइम, दिसंबर के टाइम पे ऑब्जर्व होता है ये फिनोमेना। ला नीना होता है अल नीनो का एकदम उल्टा। भयंकर ट्रेड विंड एकदम स्ट्रेंथन हो जाती हैं, पूरा गर्म पानी यहाँ पहुँचेगा, जम के बारिश होगी यहाँ पे, जम के फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी यहाँ पे, और जम के बारिश होगी इंडिया में, ठीक है। मोर देन नॉर्मल रेनफॉल, ठीक है, मोर देन नॉर्मल रेनफॉल होगी यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल रेनफॉल कहाँ पे? इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में। ला नीना, ला नीना का मतलब होता है स्मॉल गर्ल। तो अल नीनो और ला नीना एक तरह से क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये पानी ऑसिलेट कर रहा है। इसी को बोल देते हैं सदर्न ऑसिलेशन, सदर्न ऑसिलेशन बोल देते हैं।
तुमसे कभी कभी सवाल पूछता है कि इसमें से गर्म फेज़ क्या होता है सदर्न ऑसिलेशन का, ठंडा फेज़ कौन सा होता है, तो ये वार्मर फेज़ होता है, ठीक है, और ये कोल्डर फेज़ होता है किसका, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का, एनसो का। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं बात, कि अल नीनो क्या है? अल नीनो है जो ये वार्म सी सरफेस टेम्परेचर है, वार्म सी सरफेस टेम्परेचर है, उसकी वजह से इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं होती, इंडिया में बारिश नहीं होती है। ठीक, आगे बढ़ जाएं अभी। सब लोग अपना जैकेट वैकेट निकाल लेंगे जल्दी से, दिवाली की सफाई तो चली रही है, जल्दी से बोलो जाके घर में, जल्दी से मम्मी जैकेट वैकेट निकालो, कंबल अंदर। सर आपने यूपीएससी इंग्लिश में दिया था, इंग्लिश में दिया हुआ तो गेस कर ही सकते हो। सही, दोनों किसके बच्चे हैं, बताइए किसके बच्चे हैं, तो हमें भी नहीं पता। हाँ चलो भाई, तो ओनली, ठीक है, रजाई चलेगी, चलो ठीक है, रजाई ही सही। विंटर सीजन पे आते हैं। अभी जो विंटर सीज़न है, यानी कि जो हमारा ठंडियों का जो समय है, इसमें क्या होगा, मैं अलीनो इसको एक बार और बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, जो गर्म पानी होता है, ये अब आपको नहीं पता नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो फिर वो नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि वो हम पहले पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड जोग्राफी सारी चीज़ें। ये ऐसे समझ लो, यहाँ विंड चलती नॉर्थ ईस्ट, उठा के यहाँ ले जाती पानी को, गर्म पानी जहाँ होगा हवा गर्म होगी, हवा गर्म होगी तो बारिश होगी, सिंपल, ये नॉर्मली है, आम साल है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे जगह पड़ती है डार्विन, ठीक है, और यहाँ पे तहीती। ये कौन सा ओशन है? ये ओशन है आपका पैसिफिक ओशन, जिसको कि हम प्रशांत महासागर बोलते हैं, पैसिफिक ओशन है। तो तहीती और डार्विन के बीच में अगर प्रेशर का डिफरेंस नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, प्रेशर का डिफरेंस नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव, तो अल नीनो वाला साल हो जाता है। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, यहाँ कम प्रेशर है, यहाँ ज़्यादा प्रेशर है। यहाँ कम प्रेशर तहीती में क्यों होगा, ईस्टर्न पैसिफिक में, क्योंकि गर्म पानी है तो कम प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। यहाँ ठंडा उतना रिलेटिवली पानी है तो ज़्यादा प्रेशर होगा, तो तहीती से डार्विन को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब अल नीनो वाला साल। अल नीनो वाले साल में ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं होगी और इंडिया में भी बारिश नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे मानसून का जो ट्रफ है वो वीक बनेगा। ठीक है, इतनी चीज़, आगे बढ़ते हैं, अभी विंटर सीजन पे आते हैं। विंटर सीजन क्या होता है? तो विंटर सीजन में एक तो ये होता है, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, 2-3 चीज़ें हैं बस। एक तो ये ध्यान रखना कि विंटर सीज़न मतलब क्यों आता है, क्योंकि भाई कब आता है इंडिया में आता है दिसंबर के टाइम पे, मतलब मिड नवंबर में आ जाता है, मिड नवंबर में ऑनसेट होने लगता है विंटर का, और फरवरी तक जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इस टाइम पे सन कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा, दूर होगा, बहुत दूर होगा, और प्लस फ्लैट तो है नहीं हमारी अर्थ तो राउंडेड है और टिल्टेड भी है, मतलब स्फेरिकल है और टिल्टेड भी है। हमने देखा तो जियोइड शेप की और टिल्ट है 23.5 डिग्री। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही स्लैंटिंग रेस पड़ रही होंगी सन की, डायरेक्ट रेस नहीं पड़ रही होंगी। प्लस क्योंकि वहाँ पे ऊपर नॉर्थ ऑफ हिमालय बहुत ही इंटेंस हाई प्रेशर डेवलप हुआ होगा। हाई प्रेशर क्यों? क्योंकि भाई पोल्स से ठंडी ठंडी हवा आ रही होगी इस वजह से, और यहाँ पे सेंट्रल एशिया से जो ठंडी ठंडी हवा आएंगी उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, विंटर सीजन आएगा इंडिया में। लेकिन इंडिया में उतना जोर का, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से पास हो रही, ये टेम्परेट है, भले वार्म टेम्परेट है, तो कायदे की सर्दी पड़नी चाहिए, लेकिन उतनी भी कायदे पड़ती है, लेकिन उतनी भी कायदे की नहीं पड़ती, बहुत भयंकर कि पूरा मतलब स्नोफॉल वगैरह भी होता भी है तो उत्तराखंड हिमाचल तक कुछ मंथ्स में होता है, ऐसा तो है नहीं, यूपी वगैरह में होता है, फिर सदर्न स्लोप्स ऑफ उत्तराखंड में होता है। तो कारण उसका यही है कि हिमालय जो होते हैं, ठीक है, हिमालयाज़ ये क्या करते हैं, जिस तरह मानसून विंड को उधर नहीं जाने देते हैं, हिमालयाज़ वो चिलिंग विंड को यहाँ नहीं आने देते हैं। हिमालयाज़ ब्लॉक दी चिलिंग विंड्स, नहीं तो बहुत ज़्यादा और सर्दी पड़े फिर। चिलिंग यानी हिमालय हमारे फेवर में काम कर रहे हैं। हिमालयज़ ब्लॉक द चिलिंग विंड्स कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड दूसरा फैक्टर है, दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, एंड दैट इज़ विंटर रेनफॉल। विंटर रेनफॉल, सर्दियों में बारिश क्यों होती है, विंटर्स में रेनफॉल किस कारण वश होती है, वो हम पढ़ेंगे। तो ये है कुछ ऐसे, ठीक है, ये है इंडिया, ये इंडिया है हमारा, ठीक है। यहाँ पे है आपका मेडिटेरानियन सी, भूमध्य सागर है। होता क्या है कि भूमध्य सागर के आसपास, यानी कि जो हमारा मेडिटेरानियन सी है, भूमध्य सागर,
यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं। डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होने का मतलब है कि यहाँ पे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं। यहाँ पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का मतलब है साइक्लोन्स। किस तरह के साइक्लोन? टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पर आएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का रीजन है, तो साइक्लोन्स यहाँ पे आएंगे। कौन से? टेम्परेट वाले। और टेम्परेट वाले साइक्लोन जो होते हैं, शीतोष्ण जो साइक्लोन होते हैं, वो अगर हम बात करें तो वो जो साइक्लोन होते हैं, ये पर्टिकुलर टेम्परेट साइक्लोन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में चलते हैं और क्यों आते हैं? तो ये फ्रंट के फॉर्मेशन की वजह से आते हैं। फ्रंटोजेनेसिस कैसे? फ्रंट क्या होते हैं बता चुका हूँ मैं आपको कि जहाँ वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास से मिलता है तो फ्रंट बनता है, जिसको फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे क्योंकि वेस्टर्लीज का भी इन्फ्लुएंस रहता है, हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट से वेस्ट चलता है, टेम्परेट वाला वेस्ट से ईस्ट चलता है, और वहाँ बताया था ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस रहता है। प्लस यहाँ पे अपर ट्रोपोस्फियर में, ऊपरी क्षोभ मंडल में, इस तरह से ऐसे घुमावदार टाइप की विंड चल रही होंगी, ऐसे ऐसे, जिनको ऐसे घुमावदार की जो तरह से विंड चलती हैं उनको बोलते हैं रॉसबी वेव्स। ठीक है, लेकिन खैर इन विंड को हम बोलेंगे जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, जेट धाराएं बोलेंगे। तो ये जेट धाराएं कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही हैं वेस्टर्न साइड से, तो इनको हम बोलेंगे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। वो इस तरह से चल रही थी क्योंकि ईस्ट की तरफ से चल रही थी, तो उनको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोल दिया था। तो ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स चलेंगी यहाँ से, यानी कि जेट धाराएं बोलते हैं इनको। ये क्या है? ये अगेन आई रिपीट, अपर ट्रोपोस्फियर यानी ऊपरी क्षोभ मंडल में बहने वाली, चलने वाली, फास्ट मूविंग, बहुत ही नैरो एरिया में नैरो एयर करंट हैं जो यहाँ पे अपर ट्रोपोस्फियर में वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहे हैं। कितनी स्पीड होती है सर इनकी? तो वही मान लो कि, और मतलब हाइट पहले तो अगर हम डिस्कस करें तो इनकी हाइट कितनी होती है, तो हाइट आप वही मान सकते हैं कि 12 किलोमीटर। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ट्रोपोपॉज की एवरेज मतलब हाइट क्या होती है, 13 किलोमीटर। तो वही अपर ट्रोपोस्फियर 11 से 12 किलोमीटर आप मान सकते हैं इनकी होती है। और स्पीड की अगर बात करेंगे तो स्पीड इनकी 200 से लेकर 400 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। इनका यूज़ करते हैं जो हमारे जेट उड़ते हैं ना, जेट जो उड़ते हैं, तो वो इनका यूज़ करते हैं अपना फ्यूल बचाने के लिए, तो इसलिए इनको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं हम। ठीक है, ये क्या करती हैं? इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को यहाँ पर लेके आती हैं पाकिस्तान और नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, और यहाँ करती हैं बारिश। यहाँ क्या करती हैं? बारिश करेंगी। कहाँ पर? नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे वेस्टर्न साइड ऑफ थोड़ा राजस्थान हो गया और उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन हो गया, यहाँ पर बारिश होती है। तो बारिश क्यों हो रही है विंटर्स में रेनफॉल? ये हो रही है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से। इसकी वजह से बारिश हो रही है, जिसको कि यानी कि इसको पश्चिमी विक्षोभ बोलेंगे। तो जब यहाँ पे विंटर्स के टाइम पे आपने देखा होगा जनवरी के टाइम पे बारिश होती है, तो बारिश होती है उस टाइम पे आप बताइए रात का टेम्परेचर बढ़ जाता है कि घट जाता है? जल्दी से बताइए, रात का टेम्परेचर घटता है कि बढ़ता है? बढ़ जाता तो है। प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर इंक्रीजेस। रात का तापमान क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि भाई रात में पढ़ा था हम लोगों ने, रात में क्या होता है? तो रात में बहुत कुछ होता है, लेकिन रात में जो है ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब है कि हीट जो है एस्केप करती है, हीट जो मतलब कूलिंग होती है सरफेस की, पढ़ा था ना इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो अब सोचो जब हीट जा रही होगी तो ये क्लाउड क्या बोलेंगे? जहाँ से आए वहीं चले जाना, यानी कि इसको वापस बैक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो चुका है। जब क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो हीट को एस्केप नहीं करने देंगे और तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे ही तापमान बढ़ा हुआ है रात में और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो है बारिश हो रही है विंटर्स के टाइम पे। क्यों हो रही है? क्योंकि वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम्स यहाँ पे जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है उसको लेके आ रहे हैं, उसकी वजह से। अब इंडिया में इसको लोकल नेम है इसके, जैसे कि अगर राजस्थान में बात करें तो इसको मावट के नाम से जानते हैं, जिसको लिखते हैं महावत ऐसे करके। ठीक है, इट इज़ अ लोकल नेम फॉर दीज वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ का। सर निपटोगे नोट्स हिंदी में नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़ें। तो विंटर्स में रेनफॉल समझ गया कि क्यों होती है सर्दियों में। ठीक है, सर्दियों में रेनफॉल होती है क्योंकि यहाँ पे जो वेस्ट डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे वो यहाँ पर जेट स्ट्रीम्स, क्योंकि बहुत भयंकर स्पीड से जा रही हैं,
अगर ये बेसिक सी चीज़ समझ में नहीं आ रही ना तो पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए। अगर मतलब किसी को ऐसा हो लग रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर तुम इतना नहीं समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बादल बने, हवाएं चलती हैं, वो बादलों को यहाँ लेके आती हैं तो उसकी वजह से बारिश होती है, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ दो पढ़ना लिखना। और अगर ये लिख के तुम्हारे दिमाग का दही हो रहा है तो बेटा पेपर में ऐसे ही पूछेगा कि ये जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स होती हैं कि वो ये नहीं पूछेगा जिस लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वो लैंग्वेज का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो समझ में आ जाए कि क्यों बारिश हो रही है। पूछेगा क्या, वो पूछेगा कि किस नाम से जानते हैं, लोकल नेम क्या, मावट, ठीक है, ये हैं क्या वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है, कहाँ ओरिजिनेट हो रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में। पढ़ना तो खुद से पड़ेगा। ये सोच रहे हो कि क्लास में ही पूरा अंदर चला जाएगा सारा फैक्ट, तो फिर अगर ऐसा होता सब क्लास में बैठते और सबका ही फिर सिलेक्शन हो जाता है जो 7,000, ठीक है, आपको पता है कितनी तो वैकेंसीज भी नहीं आती, इतने लोग वीडियोस देखते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको खुद से रिविजन करना पड़ेगा, खुद से बैठ के समझना पड़ेगा, अपने दिमाग में चीज़ को सेटल डाउन करना पड़ेगा। अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, दैट इज कोइपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो कोइपन जी एक साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम था, गेस करिए किस कंट्री से थे ये। पूरा नाम मैं बताता हूँ, व्लादिमीर कोइपन, आप तो कैसे सकते हैं, ठीक। तो व्लादिमीर कोइपन जी साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने 1884 में एक एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया जो कि वाइडली एक्सेप्टेड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, लेट मी टेल यू, ठीक है, एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। और ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो है इन्होंने कैसे दिया, इन्होंने कुछ कोड लेटर्स अपने बनाए हैं, ठीक है, A B C D और E। थोड़ा सा स्पेशियस इसको रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेशियस रख लेते हैं, एक सेकेंड, A B C D और E, ठीक है। ये 5 इन्होंने कोड लेटर्स दिए हैं, जिसमें ए का मतलब क्या था, बी का, सी का, डी का और ई का मतलब क्या वो समझते हैं। तो ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कैसा? ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब होता है इसका, ध्यान से समझिएगा, आखिरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। बी का मतलब होता है ड्राई क्लाइमेट। ड्राई का मतलब जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, तो वो बी हो जाएगा। सी का मतलब होता है वार्म टेम्परेट। क्या होता है सी का मतलब? वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट का मतलब है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट नीचे, वही तो होता है वार्म टेम्परेट, ठीक है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और हाँ, जिन्होंने नहीं अगर पहले पढ़ा होगा तो उनके लिए तो काफ़ी यहाँ पे चीज़ें अजीब अजीब सी लग रही हैं, क्या चल रहा है, ये क्या है वार्म टेम्परेट, क्या है ये अपर ट्रोपोस्फियर, ये तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं कभी, ठीक है, क्या है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, क्या है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, क्या है ITCZ। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ी थी, तो अगर आपको वो नहीं पता है तो फिर यहाँ कुछ समझ नहीं आएगा आपको फिर, ठीक है। तभी हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले पढ़ी थी। चलिए, तो वार्म टेम्परेट। देन डी की अगर बात करेंगे तो ये है आपका कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। और ई होता है टुंड्रा टाइप। ई क्या है? टुंड्रा टाइप है। समझ आती है इतनी बात? हाँ जी, ये कैपिटल लेटर्स हैं। स्मॉल लेटर्स भी इन्होंने कुछ दिए थे, जैसे कि M W, ठीक है, M W S और F। M का मतलब होता है मॉनसून टाइप, W का मतलब होता है विंटर ड्राई, ठीक है, विंटर ड्राई। S का मतलब होता है समर ड्राई, और F का मतलब होता है फुल। फुल क्या? फुल यहाँ पे होती है रेनफॉल, यानी कि भयंकर जहाँ पे रेनफॉल होती है, फुल बारिश जहाँ पे होती है, उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। समझ आई इतनी बात? एक चीज़ अगर आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करें तो जो B वाला है इसमें लिखा हुआ है ड्राई क्लाइमेट, यहाँ ट्रॉपिकल, या फिर ऐसे अब यहाँ पे आइए, एवरेज। A का मतलब ट्रॉपिकल, B का ड्राई, C का वार्म टेम्परेट, D का कोल्ड, ये वही बताया था मैंने आपको, ठीक है। मेजरली 5 होते हैं, ये H को हटा दो, ठीक है। तो ट्रॉपिकल का मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ऐसे क्लाइमेट की? एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज़ 18 डिग्री सेल्सियस और हाइयर। एवरेज जो टेम्परेचर होता है सबसे ठंडे महीने का, जैसे मान लेते हैं जनवरी का, तो ट्रॉपिकल जैसे इलाकों में 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर ही रहेगा, मतलब इससे नीचे टेम्परेचर जाता ही नहीं सबसे ठंडे महीने में भी, वो होता है ट्रॉपिकल। जैसे इंडिया में ही आपको पता है ये नीचे ट्रॉपिकल है, तो आपको पता क्या लगता है कि कर्नाटक वगैरह में यहाँ पे कभी 18 डिग्री सेल्सियस से जनवरी में भी 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। ड्राई की अगर बात करें, जहाँ बारिश नहीं होगी वो ड्राई होगा। वार्म टेम्परेट C का मतलब क्या है? एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का -3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहेगा और 18 डिग्री सेल्सियस 18 से नीचे रहेगा, 18 से नीचे रहेगा, -3 से नीचे नहीं जाएगा। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट का मतलब होता है जहाँ कोल्डेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर है वो -3 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे नीचे रहेगा
और कोल्ड क्लाइमेट का मतलब है एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ्स इज़ बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। सारे महीनों का जो टेम्परेचर है कोल्ड क्लाइमेट में, सारे महीने, यहाँ कोल्डेस्ट मंथ नहीं है, कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट ही यहाँ का कोल्ड है, तो यहाँ कुछ कोल्ड वोल्ड कुछ नहीं होगा। यहाँ हमेशा ही एवरेज जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट में -3 से नीचे रहेगा। आँख बंद करिए और अब यहाँ खुद से सोचिए क्या क्या था ए में, ठीक है, रटा हुआ होना चाहिए, सवाल आया है अभी, ठीक है। 18 डिग्री कोल्डेस्ट मंथ 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ बी में क्या था, बी में टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो ये अभी चलो बताते हैं, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। यहाँ पे सी में क्या रहेगा, सी में ऐसा रहेगा कि भाई -3 से नीचे नहीं जाएगा और 18 से ऊपर नहीं जाएगा। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट में क्या है, -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे, और मतलब कोल्डेस्ट मंथ में यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर सारे महीनों का 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा, सारे महीनों का। तो इससे हम ये तो चलो ठीक है, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बी वाला है इट इज़ दी ओनली कोएपन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था, ये एकमात्र अल्फ़ाबेट है जो कि टेम्परेचर पे नहीं, प्रेसिपिटेशन पे बेस्ड है ये, कि कितनी बारिश हो रही है, कम बारिश हो रही है तो कैपिटल बी, बाकी सब टेम्परेचर पे बेस्ड हैं। एंड लास्ट थिंग इज़ दिस कि अगर कहीं कैपिटल डब्लू मिल जाए, स्मॉल डब्लू तो तुम जानते हो स्मॉल डब्लू क्या है, विंटर ड्राई है, लेकिन कैपिटल डब्लू का मतलब होता है डेजर्ट यानी रेगिस्तान, ठीक है। तो अब ये है इंडिया। अब मैं यहाँ पे कुछ रीजन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, आप मुझे बता देंगे कि यहाँ पे कौन सा क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। मैं अल्फ़ाबेट बोल देता हूँ, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ये पार्ट डी है, ठीक है, ये ई है, ये कोरोमंडल कोस्ट ई, ठीक है, ये जो कोरोमंडल कोस्ट है ये आपका ई है, ई, और ये आपका एफ है, और ये आपका जी है। तो लिख दो ABCDEFG में कौन कौन सा होगा। सबसे पहले आसान वाले को पकड़ते हैं जो आपको तुरंत समझ में आ जाए, डी को पकड़ो। ये क्या होगा, ए लिखोगे, कैपिटल से शुरू करना होता है, कैपिटल से शुरू करना होता है। तो ये क्या है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, ये ड्राई, यहाँ पे बहुत सूखा पड़ता है, या फिर वार्म टेम्परेट है, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट है कि टुंड्रा है। भाई ट्रॉपिकल है, क्यों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे तो ट्रॉपिकल होगा, यानी कैपिटल ए। मॉनसून का इन्फ्लुएंस रहता है यहाँ पे, मॉनसून सबसे पहले तो यहीं पे आता है, और सर्दियों में बारिश नहीं होती है, AMW। यहाँ पे क्या माहौल है, ट्रॉपिकल है ये भी। यहाँ पे गर्मियों में बारिश नहीं होती है, समर ड्राई। क्यों बारिश नहीं होती है गर्मियों में, पढ़ चुके हैं अभी, इसीलिए तो कोएपन आज करवा रहे हैं, पहले नहीं करवाए थे, समझ में आ गया। यहाँ पे क्योंकि अगर मैं ऐसे वहाँ लिख देता स्मॉल एस कि समर में बारिश नहीं होती, तुम पूछते क्यों नहीं होती है यहाँ पे बारिश, में क्या जवाब देता तुम्हें, क्या मुँह दिखाता तुम्हें मैं हाँ, तो यहाँ पे अब समझ में आ गया ना। तो अभी वैसे मुँह तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन लेकिन ये तो समझ में आ गया ना कि क्यों समर ड्राई है, क्योंकि यहाँ पे समर से बारिश नहीं होती, विंटर्स के टाइम पे होती है, अक्टूबर के टाइम पे, ठीक। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ही है, तो ये भी ट्रॉपिकल होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मानसून का उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहता, तो स्मॉल एम मत लिखना, लेकिन विंटर तो ड्राई रहती है, तो स्मॉल W। जी क्या है, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, टेम्परेट, और कैसा टेम्परेट है, वार्म टेम्परेट है, तो कैपिटल C। विंटर ड्राई रहती है यहाँ पे भी, और ये गंगा वैली है, तो स्मॉल g। ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश का है, बहुत ठंडा रहता है, बर्फबारी पड़ती, कोल्ड स्नो, और बहुत फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट कल पढ़ेंगे तब तुम्हें पता चलेगा, नॉर्थ ईस्ट में बहुत भयंकर फॉरेस्ट हैं, तो कैपिटल W, फुल बारिश होती है, ठीक है। तो DF, वैसे C भी लगा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर क्या है, ए वाले में, ए में क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट है सर, तो डेजर्ट के लिए तो B यूज़ करते हैं ना, और B और कैपिटल W देखो, ड्राई क्लाइमेट कैपिटल B। अब ये तुम बोलोगे सर ये तो ट्रॉपिक, ये तो वार्म टेम्परेट में है, बिल्कुल है वार्म टेम्परेट में, लेकिन यहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो ड्राई, तो कैपिटल W, और कैपिटल B, और कैपिटल W का मतलब होता है डेजर्ट। और ये क्या है, यहाँ पे होगा E, टुंड्रा टाइप है यहाँ पर, टुंड्रा का मतलब होता है, ये जो कोल्ड क्लाइमेट देख रहे हो ना, कोल्ड है यहाँ पे, इसी को टुंड्रा टाइप बोलते हैं, टुंड्रा टाइप। टुंड्रा का मतलब होता है जो पोल्स में देखने को मिलता है, ध्रुवों पर देखने को मिलता है, बहुत ठंडा होता है, बहुत कम वेजिटेशन होता है, बहुत कम पेड़ पौधे और ये सब जीव जंतु होते हैं, उसको टुंड्रा टाइप बोलते हैं, ठीक है।
MTS में BW पूछा था इंडिया में कहाँ होगा, तो कैपिटल B और कैपिटल W यहाँ पे होगा डेजर्ट। कैपिटल B और अगर कैपिटल W था तो यहाँ पर होगा वेस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान में। और अगर आप कैपिटल B स्मॉल W की बात करेंगे तो वो ईस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान में हो जाएगा, सिंपल। ठीक, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। अब हम करेंगे सवाल, ठीक है, कर लें सवाल। आई नो लेक्चर बड़ा था, आई नो कि लेक्चर में काफ़ी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे, तभी मैंने कल बोल दिया था कि मिस मत करना लेक्चर, तभी मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि भाई अच्छे से इस लेक्चर को कान वान खोल के अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। करना आपने ही है, अभी कर लीजिए चाहे बाद में करिए, करना तो पड़ेगा ही आपको। मानसून पे आते हैं, अब एक एक सवाल बनाइए, शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो आपसे ना बने। करिए क्वेश्चन को जल्दी से। सर व्हाट इज़ सवाना? श्वेता जी सवाना के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ग्रासलैंड जब हम पढ़ेंगे कल, तो ग्रासलैंड है एक तरह के, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सर आपका बुखार ख़राब है क्या? कहना क्या चाह रहे हो भाई? तबीयत ख़राब है, बुखार है, बुखार हल्का सा कल था, अभी तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई बता ना वायरल चल रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव्स इनिशियल रेनफॉल ऑफ द अरेबियन सी? तो अरेबियन सी है इनिशियल रेनफॉल जून के पहले हफ्ते में केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज़ ऑफ इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट CPO 2024? ये क्या था? ये भी CPO 2024 एकदम लेटेस्ट सवाल है। रिसीव द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल हाईएस्ट है लद्दाख में। तुमको लगता है 10 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है? यहाँ होगी बारिश, यहाँ होगी बारिश ना। मेघालय की खासी हिल्स में ही क्या है, मौसिन राम, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और यहीं पे इसकी कैपिटल शिलोंग भी है। द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर ड्यू टू? तो नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है इंडिया का, वहाँ पे क्यों बारिश होती है? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश होती है किसकी वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल? तो बे ऑफ बंगाल क्या है? ये है। तो सूरत तो भाई यहाँ पे, उसको तो अरेबियन सी से मिलेगी। पणजी गोवा की कैपिटल यहाँ पे है, उसको भी वहाँ से मिलेगी। रत्नागिरी महाराष्ट्र, इसको भी यहाँ अरे उससे मिलेगी, अरेबियन सी वाली से। बचा क्या? बे ऑफ बंगाल से कोलकाता को मिलेगी। मैंने आपको बताया था, लिखवाया भी था कि कोलकाता में भी जाएगी ब्रांच। जेई का ये क्वेश्चन, विच आर दी 2 मेजर ब्रांचेस ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया? और ये कभी मत सोचना जेई CPO स्टेनो जितने लिखे ना, CGL CHS LMTS स्टेनो CPO सिलेक्शन पोस्ट जेई, कुछ अंतर नहीं होता है, सब वही करवाता है। इधर के क्वेश्चन उधर, उधर के क्वेश्चन इधर, ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है। तो कौन सी 2 मेजर ब्रांचेस होती हैं? अरेबियन सी होती है और बे ऑफ बंगाल होती है। ख़त्म। देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। ले लीजिए, यही जो क्वेश्चन अभी पढ़े थे 2 मिनट पहले, जो आपको बता रहे थे, अकॉर्डिंग टू क्वेपन स्कीम ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद ग्रुप ई? ग्रुप ई के साथ क्या एसोसिएटेड है? अब बता लो, तुरंत कर लोगे कि नहीं कर पाओगे अब इसको? कोरियलिस फोर्स क्या होता है? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने टेक्नोलॉजिकल फार्मिंग की, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो ये हम लोग पहले कर चुके हैं। वो फोर्स होता है जो चीज़ों को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है। वो अर्थ के रोटेशन की वजह से आता है, उसको फेरेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। इक्वेटर पे 0 होता है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ इज़ बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। यप, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस हायर, ए। एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट -3 डिग्री सेल्सियस और बिलो, ये क्या है? ये हमारा कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। ये क्या है? ये है सी, वार्म टेम्परेट, ठीक है। और ये क्या है भाई साहब? वो तो अच्छा बी तो है ही नहीं, बी तो प्रेसिपिटेशन से लेने देना, उनका टेम्परेचर से कोई लेने देना है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, ड्राई क्लाइमेट आर सब डिवाइडेड यूजिंग द कैपिटल लेटर S फॉर सेमी एरिड और स्टेपी, और W का मतलब क्या होता है? W। तो जो मेरी नीस है ना, तो वो क्या है कि उसको मतलब लेटर्स का एक डब्बा है, उसका W है उसमें। तो एक दिन उसको बोल दिया कि बिट्टू ये W, तो तब से वो कबलू उसको बोलती है। और मतलब हर लेटर को वो कुछ भी उससे पूछो ये क्या है, तो बोलेगी कबल्यू। तो W का अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है? कबलू। ये है आपका हाईलैंड, नहीं इसके लिए H होता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। डेजर्ट होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर कैपिटल W है, अब यहाँ पे यार पता नहीं है W स्मॉल वाला है कि छोटा वाला है। अगर छोटा वाला है तो ये होगा, और अगर बड़ा वाला है तो ये होगा, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू क्वेपन्स स्कीम विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज जनरेटेड बाई कैपिटल सी डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल जी। तो ये वार्म टेम्परेट है, ठीक है, और विंटर ड्राई है। विंटर ड्राई कहाँ है? मानसून विद ड्राई विंटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। समर ड्राई के लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल एस, कहीं दिख रहा है स्मॉल एस आपको? नहीं दिख रहा है। पोलर टाइप के लिए वो जो टुंड्रा टाइप है वो कैपिटल ई यूज़ होता है, कहीं दिख रहा है कैपिटल ई आपको? नहीं दिख रहा है, ठीक है। सेमी एरिड स्टेपी टाइप यहीं पे लिखा हुआ था, सेमी एरिड स्टेपी टाइप, ये एस यूज़ करते हैं, कहीं दिख रहा है ऐसा आपको यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू क्वेपन स्कीम विच रीजन एक्सपीरियंस्ड कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर। भैया कोल्ड ह्यूमिड, ह्यूमिड, कोल्ड ह्यूमिड, कोल्ड ह्यूमिड कैपिटल डी, हाँ, डी एफ सी क्या है ये वही आपका कोल्ड स्नो फॉरेस्ट जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट समर है। तो ये आपका कहाँ पे? अरुणाचल वाला एरिया, यहीं पे तो डी एफ सी लिखवाए थे आपको, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। साउथ ऑफ गोवा क्या हो जाएगा? ए एम डब्ल्यू। वेस्टर्न राजस्थान कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू। नदर्न मध्य प्रदेश ए डब्ल्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेपन क्लासिफिकेशन विच लेटर कोड रिप्रेजेंट्स, बस एक क्वेश्चन और करेंगे क्वेपन का, उसके बाद मानसून के करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। रिप्रेजेंट्स अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल है, ड्राई विंटर है, कहाँ हो भैया? ठीक है, समझ के आराम से आखिरी क्वेश्चन निकल लो, आगे बढ़ते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स सिग्निफाई कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स। ड्राई विंटर स्मॉल डब्ल्यू होना ज़रूरी है, ख़त्म। और कोल्ड स्नो फॉरेस्ट कैपिटल डी, ख़त्म। कितना आसान है यार, ठीक है, बहुत आसान है। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। एम का मतलब क्या? अब आओ, मैंगो शावर किसके लिए यूज़ करते हैं? मैंगो शावर क्या है? ये एसएससी जेई में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस का तड़का है यहाँ पे। तो ये मैंगो शावर क्या होते हैं? मैंगो शावर होते हैं आपके प्री मानसून शावर। एक तो होता है नॉर्थ वेस्टर, ठीक है। सर रेलवे के बारे में कुछ बोलिए, क्या बोलना है भाई रेलवे के बारे में? तो वेस्टर्न क्या, नॉर्थ वेस्टर्स? नॉर्थ वेस्टर्स होते हैं आपके कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जहाँ पे इनको हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और बरदौली चीरहा जानते हैं असम में, और बरदोई सिला जानते हैं कहाँ पर? बांग्लादेश में, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ब्लॉसम शार्स और मैंगो शार्स बोलते हैं केरला और कर्नाटक वाले रीजन में। विच मंथ्स आर नोन फॉर द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून इन इंडिया। रिट्रीटिंग मतलब लौटता हुआ मानसून, सिंपल, ठीक है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से भी जानते हैं। जो कहाँ पर बारिश करता है? कोरोमंडल कोस्ट में, यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश करता है। इट इज़ हॉट आउटसाइड, गर्मी है बाहर। इट इज़ क्लाउडी एंड रेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। इट इज़ द मंथ ऑफ जून। विच सीज़न इट इज़? तो जून का महीना है, बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो भाई मानसून, मानसून जून के महीने में आ जाता है ना। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव द रेन फ्रॉम मानसून। पहला राज्य जिसको मानसून से बारिश मिलती है कौन सा है? केरला है कि नहीं है? फर्स्ट वीक ऑफ जून में ओरोग्राफिक रेनफॉल। हो रहे हैं क्वेश्चन, बन रहे हैं क्वेश्चन, अब कॉन्फिडेंस आया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है, पश्चिमी विक्षोभ के लिए उत्तरदायी क्या होते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज क्यों आते हैं? एक्सट्रीमली चिल्ड वेदर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट का वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज कोई लेना देना नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज यहाँ से आ रहे थे, मेडिटेरेनियन सी से, जेट स्ट्रीम से लेके आ रही थी। ये नहीं पूछ रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्यों आते हैं, पूछ रहा है कि उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है। तो डस्टी स्टॉर्म्स ईस्टर्न कोस्टल नहीं, ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बारिश होती है, जिसको मावट के नाम से जानते हैं राजस्थान, या फिर लोकल नेम है उसका। सर बे ऑफ बंगाल कैसे साउथ वेस्ट मानसून होगा? बेटा भूल जाओ, तुमको समझ नहीं आएगा वो, है ना। जब पूरी रामायण ख़त्म हो गई तो पूछ रहे हो कि साउथ वेस्ट मानसून कहाँ हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल। और भी बोल चुके हैं कि किसी विंड का नाम उसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से पड़ता है। बे ऑफ बंगाल में साउथ वेस्ट क्यों हो जाएगा? तो क्या होगा बे ऑफ बंगाल में? फिर क्या होगा? विंड का नाम उसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से पड़ता है। विच रीजन इन इंडिया रिसीव्स लेस रेनफॉल इन समर बट हैवी रेनफॉल इन विंटर ड्यू टू द रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। रेनफॉल, ठीक है, तो कौन सा रीजन होगा? ईस्टर्न कोस्टल। समर में बारिश नहीं होती है लेकिन विंटर में होती है। कहाँ होती है? यहाँ पे होती है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन में, ऑप्शन नंबर डी। ये CGL 2024 इसी बार का क्वेश्चन है, 18th। द मोस्ट कॉमन रेनफॉल मेजरमेंट इज़ द टोटल रेनफॉल डेप्थ ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो रेनफॉल को किस में वो किया जाता है? तो ये मिलीमीटर में, ठीक है। मिली बार में तो यार प्रेशर को मापते हैं, बार और पास्कल में तो प्रेशर को मापा जाता है, ना कि रेनफॉल को, ठीक है। हाइटोमीटर करके होता है, हाइटोमीटर, और रेन गॉज का यूज़ किया जाता है यहाँ पर बारिश को मेजर करने के लिए। 19th, विच इज़ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रिट्रीटिंग मानसून इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लौटते हुए मानसून से संबंधित है? ये भी CGL 2024 पूछा गया है। काल बैसाखी प्री मानसून शावर होता है। अक्टूबर हीट, ये मैंने नहीं बताया ना, बताते हैं इसको, चलो ठीक है। आंसर क्या होगा? एक सेकेंड क्या है?
अच्छा अच्छा ठीक है, ये यही होगा आपका अक्टूबर हीट, रिट्रीटिंग मानसून। अब समझिए यहाँ पर अक्टूबर हीट क्या चीज़ होती है। जो लोग छोड़ के चले गए तो दुर्भाग्यपूर्ण उनका अब यहाँ पे लॉस हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैं तो आपको पहले ही बोलता हूँ ठीक है कि पूरा लेक्चर अटेम्प्ट करके जाया करिए। ठीक है, तो अक्टूबर हीट क्या होती है। तो होता यह है कि जब मानसून लौटता है, दैट इज़ ड्यूरिंग द रिट्रीवल ऑफ मानसून। रिट्रीवल ऑफ मानसून यानी कि जब मानसून लौटता है यहाँ से, जब मानसून लौटेगा, ठीक है, इस तरह से लौटता है, तो जब मानसून लौट जाएगा तो बादल छट जाएंगे। ठीक है, क्लाउडलेस स्काई हो जाएंगे। ज़मीन तो नम है ना, ज़मीन में तो पानी पड़ा है, ज़मीन तो अभी भी नम है, जिसकी वजह से उसमें, क्योंकि क्लाउड है नहीं, तो प्रॉपर इंसोलेशन आएगा, प्रॉपर सनलाइट पड़ेगी ज़मीन पे। जब प्रॉपर सनलाइट पड़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर सनलाइट पड़ने की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी यानी कि ऑप्रेसिंग हीट, बहुत ऑप्रेसिव हीट, नहीं जो झिलाऊ नहीं है, गर्मी झेलने मतलब और होता ना ह्यूमिडिटी में वजह बड़ी अजीब सी, तो वो होता है अक्टूबर हीट। रात में तो नाइट तो प्लेजेंट होती है, ठीक है, रात तो वैसे भी प्लेजेंट होती है, लेकिन अक्टूबर्स में और प्लेजेंट हो जाती है। लेकिन अक्टूबर हीट मतलब कि गर्मियों के टाइम पे आपको देखने को मिलती है। रिट्रीवल होता है मानसून का तो क्लाउडलेस स्काई हो जाते हैं, गर्मी पड़ती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको ये अक्टूबर हीट देखने को मिलता है। कब ये देखने को मिलता है, रिट्रीवल ऑफ मानसून के टाइम पे। बाकी लू आपको पता है एडवेक्शन की वजह से चलती है, एक लोकल विंड है और ये नॉर्दर्न पार्ट में चलती है। मावट और काल बैसाखी ये प्री मानसून शावर है, रिट्रीटिंग मानसून से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्री मानसून शावर्स, ये भी सीजल 2024 का क्वेश्चन है। 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज़ नॉट एसोसिएटेड विद मानसून इन इंडिया। में से कौन सा फिनोमिना है जो मानसून से लेना देना नहीं है उसका। ठीक है, ज्योग्राफी कितनी क्लासेस बाकी है सुमित जी? सुमित जी ज्योग्राफी की बस कुछ ही क्लासेस बाकी हैं, आप ये मान के चलिए रफली। कल फॉरेस्ट ग्रासलैंड होगा, परसों सॉयल और नेशनल पार्क होगा 2, उसके बाद वर्ल्ड मैपिंग की और एक मिनरल की क्लास होगी 3 और वर्ल्ड मैप की, तो 4 से 5 क्लासेस बाकी हैं बस। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विद मानसून इन इंडिया। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मानसून से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच मानसून की एक ब्रांच है। ठीक है, जब बारिश नहीं होती है मानसून में तो ब्रेक इन बोलते हैं। जब बारिश मानसून के टाइम पे बादल फटने वाला चीज़ होता है उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। क्यों होता है बताया मैंने आपको। चलिए 5 क्वेश्चन और करिए जल्दी से। अल नीनो इज़ अ क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ द सरफेस। ये स्केचेसल 2024 क्वेश्चन है। तो अल नीनो किस में होता है बताया था ना, पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। ठीक है, यहाँ पे पड़ता है ईस्टर्न पैसिफिक में तहीती, वेस्टर्न पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है डार्विन। अगर प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है तो क्या हो जाता है, अल नीनो, विच इज़ दी वार्म इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, वार्म इक्वेटोरियल सरफेस करंट है ये। और अल नीनो की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, चाइल्ड क्राइस्ट होता है और अ स्मॉल बॉय। 22, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोल्ड फेज ऑफ एंसो। एंसो को कोल्ड, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का कोल्ड फेज क्या है, तो कोल्ड फेज क्या है बताए थे, ला नीना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया फेसेस मानसून रेन फर्स्ट। मानसून रेन सबसे पहले आती है, तो मानसून रेन सबसे पहले आती है कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट में, केरल में। कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, मौसिन राम। और यहाँ पे तो रिट्रीवल ऑफ मानसून है भुवनेश्वर वगैरह में, आपको पता है जैसे दाना साइक्लोन आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे जब रिट्रीवल होता है तो यहाँ पर साइक्लोनिक क्या बनते हैं, साइक्लोनिक यहाँ पे कंडीशंस जनरेट होती हैं। और क्योंकि यहाँ पर चल रही है आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, तो उसको इधर की तरफ, क्योंकि ये भी तो बात आती है ना कि साइक्लोन जो यहाँ बनते हैं बे ऑफ बंगाल में, यहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न विंड चल रही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून याद करो, जो उसको यहाँ पे खींच के लाती हैं। ईस्ट जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है, ये हम लोग पढ़े थे, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है वो, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस रहता है। मौसिन राम किस हिल में है ये पूछ रहा है, सिंपल, वेस्टर्न घाट में, खासी में, अरावली में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। खासी में। आखिरी क्वेश्चन करिए, काल बैसाखी क्या है, मतलब एकदम देख रहे हो बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, अगर ढंग से आपने समझ लिया तो। रिवीजन नो डाउट आपको करना ही पड़ेगा। आप ऐसे सोचें कि बस आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको करना तो पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये करवा देते हैं, ये वाला कर लो, CGL Tier 2 में पूछा गया था 7 मार्च 2023 को, ये वाला क्वेश्चन कर लो 39। बाकी क्वेश्चंस आपको PDF मिल जाती है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे उसको करके, बाकी तो आपके एप्लीकेशन में भी डल जाती है क्विज़।
एप्लीकेशन में भी क्विज बगल में लग जाती है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। गुड्डू क्या बोल रहे हो भाई, बताओ। जैसे भी प्रकाश सर, मैंने कल ऑर्डर कर दिया है अमेजोन पर, क्या वो गलत है? क्या बोल रहे हैं वो आउट ऑफ स्टॉक है, सैटरडे को स्टॉक में आएगा। देखो वो गलत नहीं है, अगर हो गया तो आ जाएगा किताब। होता ही है कि जैसे किताब वाले हैं तो उनको क्या है कि ऑफ एक उनकी वेबसाइट पर बेच रहे हो, ठीक है भाई, मैंने तुमको बोल रखा है कि आप बेचो किताब, बस ये है कि आप दे सकते हो किताब, मैंने आपको अथॉरिटी दी है, प्रिंट वगैरह सब कुछ। तो होता क्या है कि उनको मेंटेन करके चलना पड़ता है कि उनके वेबसाइट में कितने ऑर्डर हैं, अमेजोन में कितने हैं, तो वो पहले अपनी वेबसाइट ऑर्डर फुलफिल कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ पे ऑर्डर अमेजोन में ले लिए, पता चला यहीं पे खत्म हो गई किताबें यहीं पे, ठीक है, बैलेंस नहीं कर पाए, तो फिर क्या मुझे दिखाएंगे अमेजोन वालों को। तो जब उनको लगता है कि यहाँ पे बेचिए, यहाँ की सेटिस्फाई होगी, कुछ बुक बची हैं, ठीक है, 200-300 जितनी भी हो, तो उनको डाल देते हैं, लिस्टिंग कर देते हैं, और जैसे वो खत्म हो जाती है तो बंद कर देते हैं, वो टाइप होता है, बस कुछ गलत कुछ नहीं, ठीक है। तो स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बीइंग फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। यस, इसी को तो कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं, कि जितना आप कॉन्टिनेंट के अंदर जाओगे तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी कम होता जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा, गर्मी बहुत गर्म, सर्दी बहुत सर्द। द स्नोफॉल इन द नियर बाई हिमालयन रेंजेस क्रिएट अ कोल्ड वेव सिचुएशन। यस, कोल्ड वेव करती हैं, कोल्ड वेव होता है, हिमालयन रेंजेस रोकती भी हैं जो ठंडी हवाएं आती हैं। अराउंड फेब के टाइम पे कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम कैस्पियन सी तुर्कमेनिस्तान ब्रिंग अ कोल्ड वेव along with frost and fog over the north western part of India। तो अराउंड फेब के टाइम पे जो ठंडी हवाएं होती हैं जो कैस्पियन सागर से आती हैं, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से आती हैं, ब्रिंग अ कोल्ड वेव अलॉन्ग विथ फ्रॉस्ट, नहीं कोल्ड वेव नहीं लाती हैं वो, ठीक है, दे डू नॉट ब्रिंग अ कोल्ड वेव, फ्रॉस्ट टॉस्ट नहीं पड़ता, फॉग, बारिश लेके आती हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जिसको मावट के नाम से जानते हैं, तो बारिश लाती हैं, ना कि फॉग और फ्रॉस्ट, कोई बर्फ़बारी नहीं होने लगती है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बारिश होती है। कब? और उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से, ठीक है, जो मेडिटेरेनियन सी के पास से आते हैं। नेक रोटेशन, थैंक यू अक्षिता जी याद दिलाने